चलिए बच्चों, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज अपन रिवाइज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड दिस चैप्टर इज नेम्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, तो आज हम रिवाइज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। रिवीजन स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ टॉपिक टू टॉपिक फ्लो करना है और अपनी नॉलेज को देख करके आपको देखना है कि जितना कुछ मैं आपको समझा रहा हूँ क्या वो आपको आता है। वो आता है तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। तो चलिए, तो वेलकम इन चैनल, आपको इस चैनल पे वेलकम है। उस चैनल पे आप आए तो आपको अपन अच्छा कंटेंट देंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आप स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले रिवाइज करेंगे। टॉपिक नंबर फर्स्ट इज कूलॉम्स लॉ। ठीक, कूलॉम्स लॉ क्या होता है ये लॉ और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक एक करके बात करते हैं। देखिए, ये लॉ हमसे कहता है कि सपोज करिए मेरे पास दो चार्जेस हों और एक चार्ज को मैं बोल रहा हूँ चार्ज Q1 और दूसरे को बोल रहा हूँ चार्ज Q2 और इनके बीच कुछ सेपरेशन हो, सपोज करिए R। दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, इनके बीच एक सेपरेशन है R की, कूलॉम्स कहते हैं। इनके बीच में एक फोर्स लगेगा एंड द वैल्यू ऑफ फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इतना फोर्स इन पर लगेगा। ठीक है, मैं समझ गया। कूलॉम्स है, दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच में सेपरेशन है, कितना फोर्स लगने वाला है सर, F इक्वल टू 1/4 नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लेकिन ये फोर्स कहाँ है, बिल्कुल बात होगी दिस फोर्स इन वैक्यूम। अगर हम दो चार्जेस का सिस्टम वैक्यूम में ले तो ठीक है, आप इसी 1/4 पाई को K लिख सकते हो, दिस इज अ कॉन्स्टेंट विच इज वैल्यू इज 9 × 10⁻⁹ और यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ऐसा ही सिस्टम, ठीक है ना। ठीक है, फोर्स की जो वैल्यू है वो किस पर है, दिस इज द फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, पहले चार्ज के कारण दूसरे पर कितना फोर्स है, दूसरा F21 दूसरे चार्ज पर पहले के कारण, मतलब पहला चार्ज दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहा है, दूसरा चार्ज पहले पे कितना फोर्स लगा रहा है, दोनों की वैल्यूज सेम होती है। ओके, डायरेक्शन अपोजिट, तो अगर वेक्टर फॉर्म पूछा जाएगा F21 मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ F12। उम्मीद है इतनी बातें आप समझ पाएंगे कि फोर्स की वैल्यूज हमेशा दोनों पर सेम होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। कब बराबर होगी कोई कंडीशन है नहीं, इन एवरी कंडीशन, इन एवरी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में इक्वल, वट एवर Q1 बराबर Q2 हो या Q1 बराबर नॉट इक्वल टू Q2 हो, चाहे चार्ज सेम हो चाहे चार्ज सेम ना हो। ठीक है ना, क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं तो मास के बारे में इस चैप्टर में बात नहीं करेंगे। ठीक है ना, चलिए दूसरी बात, एक ऐसी क्वांटिटी है तो दिस चार्ज इज एन वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसकी एक डायरेक्शन होती होगी, बिल्कुल। लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब ये दो चार्ज हो गए, इनको मिला दीजिए एक लाइन से। अब ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। किस लाइन पे करेंगे, उसी लाइन पर जिस लाइन पर आपने जिस लाइन से दोनों को मिलाया होगा। ठीक, तो फोर्सेस कहाँ लाई करते हैं, फोर्स एग्जिस्ट करते हैं लाइन ज्वाइनिंग पर। क्या मतलब है, दो चार्जेस जिनको आप मिला रहे हो एक सीधी रेखा से, सिंपल है, दो चार्जेस हैं आप मिला दीजिए, फोर्स उसी लाइन पर होगा, या तो अट्रैक्ट कर रहा होगा या तो रिपेल कर रहा होगा। आई होप आप समझ पाओगे कैसे। दिस इज प्लस चार्ज, दिस इज माइनस चार्ज, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग, सिंपल। दिस इज फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज। अब पहला चार्ज अट्रैक्ट करेगा दूसरा चार्ज पहले को, F1 ड्यू टू टू एंड F2 ड्यू टू 1। सर दोनों पर अट्रैक्शन एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी तरफ, नेगेटिव चार्जेस होते तो दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, ओके। अब फॉर कैलकुलेशन, किसी भी कैलकुलेशन के लिए आपको पहले डायरेक्शन अज्यूम कर लेनी है। सबसे पहले डायरेक्शन फाइंड कर लो कि किसी चार्ज पर तुम फोर्स निकाल रहे हो तो तुम उस चार्ज पर पहले डायरेक्शन बना लो कि दूसरे चार्ज के कारण इस पर कैसा फोर्स लगा, कि ये चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। क्योंकि हम जिस चार्ज पर फोर्स निकालते हैं उसी को ऑब्जर्व करते हैं, कौन कौन इसको अपनी तरफ खींच रहा है या एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। डायरेक्शन बनाने के बाद वैल्यूज फाइंड करिए। वैल्यूज फाइंड करने के बाद अगर जरूरत पड़े तो वेक्टर एडिशन ऐड कर दीजिए, आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जनरली नीट में वेक्टर एडिशन के क्वेश्चन है नहीं, मोस्टली उन्होंने जो सवाल पूछे अभी मैं आपको करवाऊंगा। कितना समझ आ गया, दो चार्जेस हैं, दोनों पर Q1 Q2 की वैल्यू है, दोनों पर फोर्स की वैल्यू सेम होगी। तो जो फोर्स होता है इट इज बेस्ड ऑन एक्शन एंड रिएक्शन।
आपसे कोई बोले कैसा फोर्स है, इट इज़ अ म्यूचुअल फोर्स है, एक दूसरे पर बराबर होते हैं। दूसरी बात, इसीलिए एफ नेट जो होता है दो चार्जेस के बीच में हमेशा जीरो होता है, क्योंकि सिस्टम जब देखोगे तो सिस्टम तो दो चार्जेस का बन चुका है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं सिस्टम पर, तो नेट फोर्स जीरो होता है। इसीलिए कभी आपसे सवाल आ जाए कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, इज ऑलवेज जीरो, ठीक है ना। तो ये फोर्स कभी भी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट नहीं कर सकता, बस क्या कर पाएगा, वो एक ही काम कर सकता है, एक दूसरे को या तो अपनी तरफ खींच लेंगे या धक्का देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज इन मीडियम। अगर कभी मीडियम का कोई सवाल आ जाए कि सर मीडियम में क्या होगा, तो देखिए अगर मीडियम की बात करें तो एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ एयर और वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर। दिस इज द फॉर्मूला। कहने का क्या मतलब है, एफ मीडियम ऑलवेज लेस देन एफ एयर। मीडियम पर जो फोर्स लगता है किसी भी दो चार्जेस के बीच में वो कम लगता है अगर उतनी ही दूरी पर हम उसे हवा में बना देते हैं, ठीक है ना। तो अगर सेम सेटअप को आप एयर से मीडियम में ले जाओगे, फोर्स डिक्रीज कर जाए कितने टाइम्स, एप्सिलॉन आर टाइम्स। व्हाट इज एप्सिलॉन आर, दिस एप्सिलॉन इज आर आपको सबको पता है, इट इज रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, 8.85 10 की पावर -12। यूनिट आप देख लेना, जरूरत नहीं है हमें, तो वैल्यू की जरूरत है, ठीक है। तो क्या याद करना है, एयर में ज़्यादा फोर्स लगता है, उसी सेटअप को अगर मीडियम में डिप करोगे तो फोर्स कम हो जाएगा। आई होप समझ पाओगे। फोर्स की वैल्यू याद कर लीजिए, मीडियम में कम हो जाएगी, इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कूलाम फोर्स होता है डिपेंड्स ऑन द मीडियम, बट ग्रेविटेशनल फोर्स डजंट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक है ना। वहाँ पे वो सवाल बनते हैं। नेक्स्ट इज फॉर व्हाट इज द कंडीशन, क्या कंडीशन में हम एफ मीडियम एफ एयर के बराबर कर सकते हैं। अच्छा, आप चाहते हो कि हम मीडियम और एयर के फोर्स को बराबर रखें, तो कंडीशन क्या है, सेपरेशन चेंज करिए, ठीक है ना। जहाँ फोर्स ज़्यादा है वहाँ सेपरेशन बढ़ा दीजिए, जहाँ फोर्स कम है वहाँ सेपरेशन कम कर दीजिए। व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन बिटवीन आर एयर बराबर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर आर मीडियम। क्या बात है, आप दोनों फोर्सेस इक्वेट कर लो, आपका रिलेशन मिल जाएगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एयर डिस्टेंस मीडियम डिस्टेंस फॉर सेम फोर्स, आर एयर एप्सिलॉन आर आर। ये है जो सवाल करने का तरीका है। मैंने आपको पूरा बेसिक्स ऑफ कूलम्स का समझा दिया, के क्यू 1 Q2 बाई आर स्क्वायर, फोर्सेस सेम होंगे। अब सवाल है, कई बार मेंस में सवाल आया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ मैक्स, एफ मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है ना। एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो कंडीशन है अगर आपको एफ मैक्स चाहिए तो दिस इज Q1 मस्ट बी इक्वल टू Q2। फिर दोनों चार्जेस क्या रख लीजिए आप बराबर रख लो। अगर आप दोनों चार्जेस बराबर रख लोगे तो आप देख पाओगे कि फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। कैसे, वो बोले एक चार्ज क्यू है, हम इसको कैसे स्प्लिट करें कि फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम इनके बीच में, कि सेपरेशन कांस्टेंट, ठीक है। अगर आप फोर्स मैक्सिमम चाहते हो तो आप क्या करिए, आप करिए कि दोनों को इक्वल बांट दीजिए, इससे क्या होगा, फोर्स मैक्स कर जाएगा। कारण क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाइड होती है दो चीज़ें, तो आप देखेंगे जब दो सेम डिजिट्स मल्टीप्लाई होती हैं तो वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है। लाइक लाइन का मल्टीप्लाई करना है आपको, 9 2 3 4 5 6, 9:9 पर वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, 5:5 पर वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, 3:3 पर वैल्यू 3 के लिए सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है ना। इसलिए ऐसा होता है। इतना याद हो गया, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ से हमें नीट ने कुछ क्वेश्चंस पूछे इतने टॉपिक से, एफ मीडियम हो गया, एफ एयर हो गया, सारी बातें हमने कर ली। अब हमें कुछ सवाल करने हैं, तो अब इतने टॉपिक से हमारे को सवाल करना है। तो एक बार टॉपिक फिर से देख लो, कितना फोर्स लगा आप यहाँ देख सकते हैं, अट्रैक्शन का फोर्स होगा, रिपल्शन का होगा, हम बना लेंगे। जैसे अगर आपसे कोई कहे फोर्स बना दो, जैसे दो चार्जेस हैं, एक है +Q1 दूसरा है +Q2, तो मैं क्या करूँगा, पहले इनको मिला दूंगा, आप भी पहले मिला दीजिए, ये दूरी क्या बन जाएगी, सेपरेशन। सेम नेचर है, रिपल्शन F1 F2 को रिपल करेगा और Q2 Q1 को रिपल करेगा। तो दिस इज फोर्स ऑन ड्यू टू 1 एंड दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। वैल्यूज आप निकाल सकते हैं, दोनों पर जो वैल्यूज होंगी, दिस वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल वट एवर चार्जेस सेम और नो। उम्मीद है आपकी बात समझ में आई। चलो आप इतना रिवाइज कर लो कि हाँ फोर्स की वैल्यू होगी, मीडियम में फोर्स कम हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, एयर और मीडियम का क्या रिलेशन है, कि फोर्स सेम चाहिए तो। तीसरी बात, अगर आप सवाल करना चाहते हैं कोई भी, पहले दो चार्जेस के बीच फोर्स की डायरेक्शन बनाइए, वैल्यू लिखिए, अगर वेक्टर एडिशन करना है तो आप ऐड कर दो, नहीं करना तो सिंपली सेम डायरेक्शन है तो ऐड कर देना है, और अपोजिट एक दूसरे के है तो आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है। ओके, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब सवाल देखते हैं, इसमें एक छोटा सा सब टॉपिक आता है इस सवाल को करने के लिए, एंड दिस सब टॉपिक इज कॉल्ड कंडक्शन। पहले इसकी बात कर लेता हूँ।
तो मैं एक साथ पूरे इतने टॉपिक के क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ। तो इस टॉपिक में आपको क्या करना है, कंडक्शन क्या फिनोमेना है देखो। मान लेते हैं मेरे पास दो स्फीयर्स हैं, एक की रेडियस r1 है और एक की रेडियस r2 है, ठीक है। एक पर चार्ज q1 का है और एक पर चार्ज q2 का है। पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमें पता है थोड़ा बहुत अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, जो कि हमें आती है कि हर स्फीयर का अपनी सतह पर कुछ पोटेंशियल होता है, ठीक। तो इसका पोटेंशियल आई हो v1 होगा और इसका पोटेंशियल इसकी सरफेस पर v2। अगर हमने इसको एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया तो होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज फ्लो करते हैं लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी कैसा चार्ज है मेरे में, पॉजिटिव चार्ज दोनों में। अगर v1 नॉट इक्वल टू v2 हुआ, और ध्यान से सुनना, अभी इससे क्या है कि नीट के भी 2-3 सवाल हम डायरेक्टली कर लेंगे, ठीक। अगली बात ध्यान से सुनना, अभी मैं फोर्स पढ़ा, अब मैं आपको कंडक्शन पढ़ा रहा हूँ। अगर v1 नॉट इक्वल टू v2 है तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस चार्ज हमेशा फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि v1 सपोज ग्रेटर देन v2, बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर हो गया फ्लो नहीं होगा। कंडक्शन फिनोमेना तभी होती है पोटेंशियल्स ऑफ स्फीयर्स डिफरेंट डिफरेंट सतह पर हो, ठीक है। अब होगा क्या, अगर v1 ज़्यादा है v2 से तो कन्फर्म है बेटा v1 से पहले स्फीयर से कुछ चार्ज दूसरे पर जाएगा। अब v1 ज़्यादा है v2 कम है, चार्ज, अब देखो इस पर चार्ज कम हो रहा है तो इसका पोटेंशियल भी कम हो रहा है, इस पर चार्ज बढ़ रहा है, इसका पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। क्यों, बिकॉज v इक्वल टू क्या होता है स्फीयर के लिए, के क्यू बाई आर रेडियस। तो अगर किसी का क्यू ज़्यादा है, ठीक है ना, तो उस पर वोल्ट पोटेंशियल भी ज़्यादा है, उसका क्यू कम होगा तो उसका पोटेंशियल भी कम होगा, ठीक है, ओके। अब चार्ज धीरे धीरे कम होगा तो इसका पोटेंशियल कम। कब तक ये कंडक्शन होगा, टिल v1 इज नॉट इक्वल टू v2, तब तक ये होता रहेगा। और फाइनल सेटलमेंट क्या करना है, फाइनल चार्ज कितना रहेगा, फाइनल चार्जेस, क्योंकि एक पर कम हो जाएगा और दूसरे पर बढ़ जाएगा। आपको क्या करना, फाइनल चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर q1 डैश q2 डैश, ठीक है, इधर आता हूँ वरना आपको दिखेगा नहीं। हाँ, q1 डैश एंड q2 डैश मस्ट बी इक्वल टू रेडियस रेशियो। बस बेटा यहाँ से आपका कोई भी सवाल हो जाएगा। क्या कहा मैंने कि अगर आपको कहा जाए कि दो स्फेयर्स हैं ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल, आप बता दो एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया या सिर्फ बोलेगा कनेक्टिंग वायर से नहीं जोड़ दिया, बस सिर्फ इसको क्या किया मैंने, टच कराया, तो चाहे टच करा के हटा ले इंस्टेंटली या एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दे, कंडक्शन हो चुका होगा। अब आपको कहेगा फाइनल चार्जेस बता दो, कंडक्शन के बाद क्या होगा जब पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, कुछ नहीं, फाइनल चार्जेस को रेडियस के रेशियो में बांट लोगे। तो आप पहले क्या देख लेना, क्यू टोटल इज द सम ऑफ q1 प्लस q2। अब इस क्यू टोटल को रेशियो में लाके बांट दो, जैसे सपोज q1 इज टू q2 2 इज टू 3। तो अब मैं q1 डैश निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, अगर मुझे q1 डैश निकालना है तो मैं लिखूंगा उसका रेशियो, उसका रेशियो कितना आया, आप कहते हैं r1 अपॉन टोटल रेशियो r1 प्लस r2 इनटू टोटल चार्ज, ठीक है ना। ये काम आप कर लेना, ये काम कर लोगे आपको फाइनल चार्जेस मिल जाएंगे। तो अभी इलेक्ट्रोस्टैट में मुझे इतने की ज़रूरत थी, एक बार फिर से देख लो कि मैंने आपको कूलॉम्स का नियम बता दिया दूसरी पेन से, फिर मैं मीडियम और एयर के रिलेशन में आ गया, फिर मैं सीधा वाइट से कंडक्शन में आ गया। आप जब कंडक्शन की बात करोगे तो कंडक्शन में भी आपको सिंपली समझना है कि हाँ, अब कंडक्शन डिफरेंट पोटेंशियल्स होने चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स हो या सिर्फ टच करके हटा लें, अब कंडक्शन हो जाएगा, फाइनल चार्जेस रेडियस के रेशियो में बढ़ जाए। सोचो क्या होगा अगर r1 बराबर r2, जैसे सवाल आते हैं एग्जाम में कि दोनों स्फीयर्स की रेडियस सेम है, कुछ नहीं, क्यू टोटल को आधा आधा क्या कर देना, हाफ हाफ डिवाइड कर देना, हाफ हाफ डिवाइड करके दोनों को मिल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे टोटल चार्ज 10 कूलम है, रेडियस भी सेम है, आफ्टर कंडक्शन क्या होगा, दोनों के 5-5 कूलम। तो जितना टोटल चार्ज है दोनों को मिला के अगर रेडियस सेम है तो आफ्टर कंडक्शन दोनों पर चार्ज सेम हो जाएगा। लेकिन क्या कंडक्शन में चार्ज सेम होता है हर बार, जरूरी नहीं है, लेकिन हर बार पोटेंशियल सेम होगा। चार्ज भी कब सेम होगा, जब उनकी रेडियस सेम है। रेडियस अलग अलग है तो चार्जेस की वैल्यूज फाइनल सेटलमेंट में भी आपको अलग अलग ही मिलेंगे। आई होप आप क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलिए अब इतने पर हम सवाल करेंगे कि नीट में इतने फ्रेम से जो कुछ अभी आपने पढ़ा इजी है कि हम पहले डायरेक्शन देख लेंगे, फिर वैल्यू देख लेंगे, फिर वेक्टर एडिशन कर लेंगे, इतने से हमें क्या क्या सवाल मिलते हैं। तो मैं अब अगली स्लाइड पे आता हूँ, आपको मैं क्वेश्चंस दिखाता हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2025, इसी साल का सवाल है, 2025 नीट का, ठीक है, ध्यान से सुनो। अभी तक हमने जितना पढ़ा है आप देख सकते हो, इसमें आपने जितना कुछ पढ़ा अभी तक हम इसी को अब
ये देखेंगे कि इतने फ्रेम से, इस स्लाइड से एग्ज़ाम में, नीट और मेंस में कहाँ कहाँ से सवाल है। देखो एक बात और बताता हूँ, मैं इसकी बहुत कसम खाता हूँ कि जितना भी मैंने पढ़ाया कुलाम्स में नीट से यहीं से सवाल है, इसके बाहर से तुम देखोगे ना सवाल नहीं। तो मैं सारे सवाल तुमको दिखा देता हूँ। ठीक, पहला सवाल 2025 नीट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, उन्होंने कहा देखो हमारे पास दो स्फीयर्स हैं ए एंड बी, बहुत ध्यान से सुनो, और उन्होंने कहा है हम इनमें चार्ज की वैल्यू भी सेम है क्यू एंड एक पर है माइनस क्यू, वैल्यू सेम है लेकिन नेचर अपोजिट है। ठीक है ना, ठीक, देख लेता हूँ। उन्हें कहा है फोर्स, हाँ ठीक है, उन्हें कहा है चार्जेस सेम है प्लस क्यू प्लस क्यू, सेपरेशन नहीं दी, मैंने कहा कुछ आर सेपरेशन है। नीट ने कहा इनके बीच फोर्स लग रहा है एफ इज इक्वल टू के, याद है 1/4 क्यू वन क्यू टू मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, आई होप आप समझ गए। अब उन्हें कहा हमने तीसरा स्फेयर लिया, स्फेयर सी, जो कि इस समय भी अनचार्ज है लेकिन वो आइडेंटिकल है बाकी दोनों से। इसका मतलब है, आइडेंटिकल होने का मतलब है कि दोनों की रेडियस क्या रहेगी, इसका मतलब है कि दोनों की ही रेडियस एक दूसरे के बराबर है। ठीक, अब सी को उसने सबसे पहले बी से, ठीक है ना, सबसे पहले ए से कांटेक्ट कराया, ए के साथ टच कराया, उसने टच लिखा, मैं कंडक्शन कराया, टच कंडक्शन एक ही बात। अब मुझे बताइए अनचार्ज है चार्ज, तो सिस्टम का टोटल चार्ज क्यू के बराबर, रेडियस सेम है, फाइनल सेटलमेंट सी के पास कितना क्यू बाई टू, ए के पास कितना क्यू बाई टू। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा आपसे, अब हमने सी को लिया, ठीक है, अब आपने लिया तो अब इस पर कितना आ गया क्यू बाई टू, अब हम इसको बी के साथ टच करा देते हैं। ठीक है, बी के साथ टच करा दिया, तो अब जब बी के साथ आपने टच करा दिया तो बोलो क्यू टोटल कितना, तो बी के पास तो क्यू था, तो टोटल कितना आ गया 3Q/2, अरे Q/2 प्लस क्यू, टोटल चार्ज सी बी के लिए कितना है, ठीक है, आधा आधा कर दो। अब इस पर कितना आ जाएगा बेटा 3Q/4 आधा, इस पर भी कितना टोटल का आधा 3Q/4, ये हमारे मिल गए। दीज आर द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द चार्ज आफ्टर द कंडक्शन। अब उन्हें कहा है आप मुझे ए और बी के बीच फोर्स बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नया फोर्स F डैश ऑन ए बी के, ए कितना रहा बेटा, ए तो रहा Q/2 और बी कितना रहा, बी हो गया बच्चे 3Q/4 अपॉन, सेपरेशन चेंज नहीं हुई, आर स्क्वायर सेट कर लो, तो 3/8 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो कितना आ गया बच्चे 3/8 एफ इज इक्वल टू एफ डैश। नया सवाल नहीं है ये, मेंस का पी वाई क्यू है पुराना। इसका मतलब कि पहला सवाल है 25 का, मेंस के पी वाई क्यू से आया हुआ था, आसान था। पहले ए बी लिया, फिर सी अनचार्ज रहा, सारी रेडियस आइडेंटिकल रही, टच कराया, टोटल को आधा आधा बांट दिया, फिर सी को बी से टच कराया, टोटल करके आधा आधा बांट दिया, अब ए बी के बीच चार्ज निकाल दिया। 2025 नेक्स्ट क्वेश्चन आया नीट में, इसी टॉपिक से नीट में सवाल आया 2019 में। ठीक है, 19 में क्या बोला, दो चार्जेस है मेरे पास, प्लस क्यू मिला दिया दूसरे से माइनस क्यू, ठीक है ना, कुछ सेपरेशन इसकी आर। अब नीट कह रहा है कि कुछ सेपरेशन पे थे, मैंने आर मान लिया। अब वो कह रहा है फोर्स की वैल्यू एफ है, तो मैंने कहा ठीक है, इस समय एफ है तो एफ बराबर के Q1 Q2 मतलब ए इंटू क्यू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखो मैं वेक्टर में कभी भी साइन नहीं प्लेस करता, नियम है, आप भी याद रखिएगा। कभी भी तुम्हें वेक्टर कैलकुलेशन करनी है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, पहला काम क्या करना है, डायरेक्शन बना लेना है, अगर वेक्टर एडिशन करना है तभी, फिर वैल्यूज लिखनी है, फिर वेक्टर एडिशन करना है। मतलब यहाँ पे चार्जेस विदाउट क्या होने चाहिए, विदाउट साइन, ठीक है ना। डायरेक्शन पहले बनाओगे, फिर वैल्यूज विदाउट साइन रखो और फिर बाद में वेक्टर एडिशन करो। आई होप समझ में आ रहा होगा। ओके, अब उन्होंने कहा 25% चार्ज प्लस क्यू से ट्रांसफर किया गया माइनस क्यू को। अब क्यू टोटल था, कितना गया यहाँ से Q/4 ट्रांसफर हो गया, 25% Q/4 बचा कितना, अब पॉजिटिव बचा +3Q/4, ठीक है, निगेटिव कितना बचा, माइनस क्यू पहले था, प्लस कितना आ गया Q/4 -3Q/4, सेपरेशन वही रही। व्हाट इज एफ डैश, इजी है, के 3Q/4 इंटू 3Q/4 अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश, 9/16 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्या मिला एफ डैश, 9/16 एफ। आसान हो जाएगा, तो हमने कर लिया, क्लियर हो गया। तो ये दो बातें हो गई, अभी तक दो सवाल मिले। फिर क्या मिला आपको, और फिर आपको मेंस में कुछ क्वेश्चंस मिले कि मेंस ने आपसे क्या क्या पूछा। तो मेंस में नीट में दो सवाल है, रिसेंटली आए थे, एक सवाल और भी है जो 2017 में आया था, वो भी आप निकाल लोगे, और कोई सवाल कुलाम्स पे नीट ने आपसे नहीं पूछे। तो टोटल 1 2 3
ठीक है, 3 सवाल ये हैं और एक बहुत पुराना सवाल है 4, जो कि बोल रहा है मीडियम में फोर्स कितना हो जाएगा एयर का, F बाई एप्सिलॉन आर, ठीक है ना। एप्सिलॉन आर क्या होता है, मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये हो गया। अब मेंस पर आते हैं कि मेंस हमसे क्या क्या पूछ रहा है। तो जब मेंस को देखोगे तो मेंस में हमसे क्वेश्चन नंबर 2025 में एक सवाल पूछा। तो आते हैं मेंस के लिए कि इतने से मेंस ने क्या क्या पूछा 2025, ठीक है ना। देखिए मेंस ने हमसे कहा कि मेरे पास एक स्मॉल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है ना, और आइडेंटिकल स्फीयर है जिस पर चार्ज है, उनके बीच कुछ सेपरेशन है, ठीक है ना। ठीक, उनके बीच में रिपल्सन फोर्स 9 × 10⁻³ का है। आप उनके बीच में डिस्टेंस बता दो, ठीक है ना। देखो एक स्मॉल अनचार्ज स्फीयर, अनचार्ज है तो चार्ज नहीं बना रहा। दूसरा एक चार्ज स्फीयर, कितना चार्ज है इस पर, प्लस का है। प्लस का कितना है 4 × 10⁻⁸ कूलम। सेपरेशन सेंटर की मान ली मैंने आर। अब उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, जो फोर्स की वैल्यू है वो वैल्यू है 9 × 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। सवाल ये है कि अब ये सवाल कैसे होगा जबकि अभी तो एक अनचार्ज, देखो इसमें फिनोमेना ऑफ इंडक्शन है, ठीक है ना। प्लस के सामने क्या आ गया, माइनस आ गया, क्योंकि कंडक्टर है तो सेम चार्ज होगा। तो यहाँ कितना आ गया -4 × 10⁻⁸, ठीक है ना। जैसे इंडक्शन जब होता है तो मटेरियल अगर कंडक्टर का हो तो सेम चार्ज सामने अपोजिट साइन में क्रिएट होता है, ठीक है। मैंने मान लिया। आपसे पूछा गया उनके बीच कितनी सेपरेशन, आइए लिख देते हैं। F बराबर क्या करेंगे, K Q1 Q2/r²। अब देखो मैं साइन कहीं नहीं रख रहा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, तुम भी समझ लो। फोर्स की वैल्यू लिखनी है, चार्जेस विदाउट साइन प्लेस करने हैं, डायरेक्शन बना के वेक्टर एडिशन कर देना। प्लीज़ फिर से सुनो, पहले चार्जेस को देखो, डायरेक्शन की जरूरत नहीं तो सीधा वैल्यू लिख लो विदाउट साइन। वेक्टर एडिशन करना है तो सबकी दिशा बना लो, रिपल्शन अट्रैक्शन की। अब सबकी वैल्यूज रख के विदाउट चार्ज विदाउट साइन, खाली मैग्नीट्यूड रखो फार्मूले पर और फिर वेक्टर एडिशन कर दो। क्या बात क्लियर होगी। एफ कितना है 9 × 10⁻³ के कितना है 9 × 10⁻⁹। और जब दोनों चार्जेस सेम है तो मेरे ख्याल से 4:4 16 × 10⁻, ये 16 हो जाएगा, ठीक है ना। और अपॉन r², तो r² कितना आ गया देख लेते हैं, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और ये कितना आ गया बच्चे, ये -16 हो गया, तो ये 9, तो ये नीचे चला गया -3 12 -4, तो क्या मिला अपने को 16 × 10⁻⁻⁴। तो क्या मिला बेटा अपने को 4 × 10⁻⁻² मीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये इस साल का सवाल था। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, बस आप इंडक्शन करा लो। कंडक्टर का मटेरियल है तो चार्जेस क्या रहते हैं सेम, प्लस क्यू के सामने माइनस क्यू, माइनस क्यू के सामने प्लस क्यू। नीट ने नहीं पूछा है कभी भी इंडक्शन से कोई सवाल। अब इसका अगला सवाल करते हैं। आपने कहा था कि सवाल नया है, देखो यही सवाल जो 2025 नीट में पूछा गया, इसी की कॉपी एक सवाल आपसे फिर मेंस ने पूछा 2024 में। कब पूछा उन्होंने 2022। क्या पूछा उसमें उन्हें कहा मेरे पास 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं जिन पे सेम चार्ज है, ठीक है, चार्ज की वैल्यू सेम है, फोर्स की वैल्यू 16 न्यूटन है। 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स, सेंटर को मिला दिया। स्फीयर के केस में जो दूरी लेंगे आप हमेशा सेंटर टू सेंटर, स्फीयर के केस में सेंटर टू सेंटर, दूरी कितनी है इसकी r है। अब उन्हें कहा इनके बीच जो फोर्स की वैल्यू है वो लिख लेता हूँ, चार्जेस सेम है तो मान लिया Q एंड Q, ठीक है ना, Q एंड Q, ठीक है। F बराबर क्या आएगा K Q² r² एंड दिस वैल्यू 16 न्यूटन। क्वेश्चन ने कहा आपसे, मान लिया मैंने सर। अब उन्होंने कहा हम एक थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज को जिसकी भी रेडियस सेम है, ठीक है ना, अगर हम सक्सेसिवली ब्रॉड कर दे दोनों के साथ, ध्यान से सुनो, तो मैं इसको A मान ले रहा हूँ, इसको B, एक सी लिया आइडेंटिकल, A के साथ पहले कॉन्टैक्ट में लाए, कॉन्टैक्ट का मतलब है कंडक्शन। टोटल चार्ज A पर Q था, C पर कोई चार्ज नहीं तो Q टोटल Q हो गया। C पर कितना आ गया टोटल का आधा Q/2, A पर भी कितना हो गया टोटल का आधा Q/2। अब उन्हें कहा अब हम C को B से बढ़ा दे रहे, ठीक है। अब C को मैंने जिस पर कितना चार्ज था Q/2 B से बढ़ा दिया जिस पर कितना चार्ज है Q। अब टोटल चार्ज हो गया कितना बेटा Q + Q/2 3Q/2, दिस इज Q टोटल। आधा आधा कर दो, क्यों आधा कर रहा हूँ सर, क्योंकि रेडियस सेम है, तो आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3Q/4 एंड 3Q/4।
अब उन्होंने कहा आपसे कि अब मुझे पी और एस मतलब ए और बी के बीच फोर्स नया बता दो। कोई बात नहीं, ए कितना रहा, अब एफ डैश निकालता हूँ, एफ डैश इक्वल टू के। अब ए कितना रहा, ए हो गया क्यू बाई टू, बी कितना रहा 3q/4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो एफ डैश इज इक्वल टू, आप देख लो, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 3/8 कितना आ गया बच्चे, तो ये 16 की वैल्यू पर था यहाँ से, तो ये आ गया 3/8 कितना आ गया 6 मीटर। क्या नया सवाल है, यही सवाल रिपीट हुआ, सेम वैल्यू थी, बस फ़र्क क्या था, एक में हमसे फार्मूला पूछ लिया गया था, एक में वैल्यू पूछ ली गई थी। तो मैं जो सीरीज़ लेके चल रहा हूँ ये तुम्हें फिजिक्स को तुम्हारी कंप्लीट कर देगी। अब देखो, अभी तक हमने जितना पढ़ा यही हमारा कूलाम्स है पहले हिस्से का। तुम जितने भी सवाल देखोगे, तुम जो भी देखोगे, तुम चाहे 24 के मेंस के सवाल को देखो, या तुम नीट के 19 के क्वेश्चन को देखो, ठीक है ना, या तुम मेंस के 25 के सवाल को देखो, कुछ नया नहीं है, उन्हें हमसे बहुत सिंपल चीज़ें पूछी, ठीक है ना, हो जाएगा। अब मैंने देखा आपको, अब 24 में फिर सवाल मेंस में आया, आर मीडियम आर एयर के साथ, या कॉमन सेंस है बेटा, एप्सिलॉन आर दिया गया है, फार्मूला लगा दो सीधा। तो अब मैं सवाल जो देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर से जो भी सवाल देखता हूँ, तो वो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे 2024 में फिर एक सवाल आया, 2024 मेंस में सवाल आया, दो स्फेयर्स है, एक ए है, एक की रेडियस बी है, ठीक। अगर हमने उनको ब्रॉड टू कॉन्टेक्ट कर दिया और फिनोमेना ऑफ कंडक्शन हो गया, व्हाट इज फाइनल चार्ज सेटलमेंट ऑन क्यू फर्स्ट अपॉन Q2। कंडक्शन के बाद कितना होगा फाइनल चार्ज, अरे बेटा उनके रेडियस के रेशियो में अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। तुम समझ पा रहे हो, ये है हमारा एग्जाम, जो कह रहा है वो समझो, इतना इतना आप शॉर्ट नोट्स बना लो आराम से। अगर मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, आप क्या करिए, आप आराम से स्लो हो जाइए, और स्लो होकर के आराम से आप सवाल कर लीजिए, ठीक। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको सवाल टफ पड़ेंगे, सवाल आपके लिए ईजी होगा। तो मैं जितने भी सवाल अब देखता हूँ, चाहे वो मेंस में ही क्यों ना हो, अब 22 में जो सवाल है फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है, उसने बार बार हमसे ना एक ही तरह के सवाल को रिपीट किया हुआ है, उम्मीद है तुम समझ पाओगे, ठीक है ना। चलिए, अब मैं आपको एक सवाल इस टॉपिक पे और कराता हूँ मेंस के, उसके बाद में आगे, तो उम्मीद है तुम ये चीज़ें समझ पाओगे। ईजी है, ईजी टू रियलाइज़ है, आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज़ कि लास्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि मेरे पास दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, ये 2022 में क्वेश्चन है, ठीक है, 2022 मेंस में। मैं एक सवाल एक्स्ट्रा करा दे रहा हूँ, बाकी तो नीट पे तो अपना हो गया। उन्हें कहा मेरे पास दो चार्ज आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो आइडेंटिकल है तो मैंने बना दिया। क्या क्या है देखिए, एक है, दूसरा है, इनके बीच में कुछ सेपरेशन है, ठीक है। उन्होंने हमसे कहा है कि दोनों का मास 10 ग्राम है। अच्छा, मास भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 10 ग्राम, और दोनों पर चार्ज की वैल्यू सेम है, 2 × 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। उन्हें कहा है हम ये देख पा रहे हैं कि दे आर स्टे इन इक्विलिब्रियम, स्टे इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है। तो अब मुझे बता दो तुम, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको दिया गया है, म्यू दिया गया है 0.25, ओके, मतलब ये फ्रिक्शन से इन्होंने रिलेट कर दिया। मान लेते हैं उनकी भी सेपरेशन आर है, तो दे सेट आप उनकी सेपरेशन की दूरी बता दो, आर बता दो, कोई दिक्कत नहीं। एक पर देखता हूँ सेम नेचर है, तो लाइन जॉइनिंग पर रिपल्शन हो गया, एफ हो गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ओके। अब क्योंकि ये टेंडेंसी है स्फीयर की आगे बढ़ने की ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग गया, ऑब्वियसली इतना तो हमें आता है, फ्रिक्शन फोर्स बिकम्स पीछे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एल, म्यू एस इंटू एन, ओके। अगर इक्विलिब्रियम है तो दोनों को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो अब मैंने क्या बोला, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन एफ ई मस्ट बी इक्वल टू एफ एल, व्हाट इज एफ ई, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, व्हाट इज एफ एल, म्यू एस एम जी, क्योंकि वो टेबल पे रखा गया है ना, तो टेबल पे है तो रिएक्शन कितने का एम जी का ना, बड़ा इक्वेट कर दो, यहाँ से क्या निकाल लो, यहाँ से आर फाइंड कर लो, क्या इजी क्वेश्चन है। तो एक बार थोड़ा सा स्टेबल हो जाओगे कॉन्सेप्ट्स पे, या तो कंडक्शन का सवाल आपसे पूछा जा रहा है कूलम्स में, या चार्ज को ट्रांसफर करके पूछा गया, वेक्टर एडिशन है लेकिन उसके कोई सवाल हमसे पूछे नहीं गए हैं, ठीक है ना। तो इतना याद रखना, एफ मीडियम एफ एयर का रिलेशन याद रखना। तो अभी तक मैंने जो तुमको बताया बहुत ईजी चीज़ें बताई हैं, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म। इस स्लाइड को देखोगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कंडक्शन का टॉपिक हो गया कि कंडक्शन होता रहता है तब तक कि पोटेंशियल सेम है। अगर स्फीयर की रेडियस सेम है, मतलब आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ नहीं करना है, सिस्टम का टोटल चार्ज पकड़ना है,
और आधा आधा कर करके दोनों स्फीयर्स पे दे देना है। फाइनल सेटलमेंट में यही करना है। ओके, उम्मीद है आप क्लियर हो गए। अब इसका एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे चलते हैं और काम को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना। ओके, ये भी मेंस में आएगा था। नेक्स्ट इज हमारे पास एक सब टॉपिक है, इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है इसका। और इस एप्लीकेशन में हमें क्या करना है, दो पेंडुलम्स लेने हैं। क्या लेने हैं बच्चे, दो पेंडुलम्स। तो मैंने दो पेंडुलम्स ले लिए, पहला पेंडुलम, दूसरा पेंडुलम, मास m चार्ज q, मास m चार्ज q, ठीक है ना। अब दिस इज द वर्टिकल लाइन, एक तरफ का वर्टिकल लाइन एंगल से थीटा, दूसरी तरफ से आल्सो थीटा। ऐसा क्यों, मैं समझाता हूँ। देखो, दो पेंडुलम स्प्रिंग से, रस्सी से, स्ट्रिंग से बांध दिए हैं, चार्ज सेम है। बोलो, ये दोनों दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस करेगा mg और टेंशन को, ओके, तब इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसका मतलब है दोनों चार्जेस वर्टिकल लाइन से कुछ एंगल पे दूर हो गए। मैं बता रहा हूँ थीटा ऑलवेज सेम होता है, ठीक है ना। वट एवर चार्जेस q1 इज नॉट इक्वल टू q2, या q1 बराबर q2, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, दोनों तरफ का एंगल सेम हो। क्यों, सोचो, क्योंकि चाहे चार्जेस सेम हो चाहे ना हो, फोर्स तो दोनों पे क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है, अनलेस मास चेंज ना हो। अगर मास अलग अलग हो गया तो थीटा भी वेरी कर जाएगा। मतलब अगर एक तरफ पेंडुलम का मास हैवी है तो उस तरफ का एंगल कम हो जाएगा, लेकिन ऐसे सवाल हमारे पास नहीं है। अब ये रस्सी है, दिस इज स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं फोर्सेस को बैलेंस कर देता हूँ, काम खत्म करते हैं। डाउनवर्ड क्या लगा, बिल्कुल डाउनवर्ड mg लग गया, सेम नेचर है तो रिपल्सिव फोर्स F लग गया, स्ट्रिंग में टेंशन T हो गई। दिस इज द वर्टिकल लाइन, ये थीटा तो ये थीटा, यहाँ क्या आ गया T cos थीटा, यहाँ क्या आ गया T sin थीटा। ओके, इनके बीच सेपरेशन कितनी मान लीजिए, दूरी r मान लेते हैं पेंडुलम्स के बीच में। तो अब देखो, अब मुझसे का इक्वेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेट हो गया। T sin थीटा बराबर होना चाहिए इक्विलिब्रियम में F के, और T cos थीटा बराबर होना चाहिए mg के। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, tan थीटा बराबर एक सुंदर फार्मूला आ गया, Fe बाई mg, और यही हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ला देगा। Fe कितना होगा, k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर mg। यहाँ से आप खुशियाँ बटोर लीजिए, आप भी बटोर लीजिए और मैं भी बटोर लेता हूँ। क्यों बटोर लेता हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ से नीट में भी सवाल हैं और मेंस में भी सवाल है। अब इस एक फार्मूले को यूज़ कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू यूज़ इट। हथियार तो मिल गया है, लेकिन हथियार मिल जाने से काम नहीं होगा, इसे यूज़ करना भी पड़ेगा। यूज़ कैसे करना है, इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो हमें सबको पता है tan थीटा इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू sin थीटा, ठीक है ना। अब ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल बना देना, जैसा काम होगा वैसा आंसर। तो ये तुम्हारी लेंथ हो जाएगी रस्सी की, ये तुम्हारा मिड लाइन से क्या हो जाएगा r/2, और ये तुम्हारी एक वर्टिकल हाइट y हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम tan थीटा बराबर क्या देख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस r/2/y, और sin थीटा बराबर क्या देख सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेनस r/2, सॉरी y/l। उम्मीद है आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से जैसा सवाल हो हम वैसा काम कर लेंगे, कोई बड़ी चीज़ हमारे लिए नहीं। अब नीट ने क्या किया, यहाँ से आपको पहला सवाल पूछा गया, कब, 2013, पुराना सवाल है, नया नहीं। वो सवाल क्या है, वो सवाल है कि मेरे पास एक अरेंजमेंट है, इनके बीच सेपरेशन r है, और ये जो दूरी दी गई है आपको, ये दिस इज y डायमेंशन, जो वर्टिकल लाइन है, मीडियन लाइन, दिस इज y। अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ तो दिस इज r/2। उसने कहा दूसरे फिगर में, अगर मैं y को y/2 कर दूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r। मतलब अगर मैं मीडियन लाइन को हाफ कर दूं तो सेपरेशन क्या हो जाएगी, ये सवाल है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो tan थीटा बराबर मैं ड्राइव कर देता हूँ, tan थीटा बराबर है k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर mg। अब मुझे किन दो का रिलेशन चाहिए, सोचो, y और r का। y r का रिलेशन चाहिए तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, tan थीटा। अगर मुझे साइन थीटा यूज़ करना है तो परपेंडिकुलर बेस, मतलब r और l का रिलेशन भी बनेगा, लेकिन वो अभी हमसे पूछा नहीं है। अभी मुझे y और r का रिलेशन चाहिए, तो y अपना बेस हो गया, r अपना परपेंडिकुलर हो गया। तो ओके, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर r/2 अपॉन y, ओके, इक्वल टू k
क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी। आर क्यूब तुम्हें मिलेगा 2yk क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी। यहाँ पे क्या क्या के स्क्वायर एम जी सब कॉन्स्टेंट है, तो आर इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन वाई की पावर 1/3। ओके, क्या रिलेशन मिला? दिस इज आर डैश। ओके, आर डैश अपॉन आर बराबर व्हाट इज वैल्यू y/2 अपॉन वाई की पावर 1/3। आर डैश इक्वल टू आर, वाई से वाई कैंसिल हो गया, रूट लगा के 2 रख दो, क्यूब रूट है तो 3। दिस इज आवर आंसर। कर लेंगे, बिल्कुल इजी है, अंडरस्टैंडेबल है, हो सकता है आराम से। तो बस मैंने क्या किया, ट्रायंगल देख लिया बाई परपेंडिकुलर लाइन, वो वाई जो थी परपेंडिकुलर हो गई। अब r/2 का मेरा क्या बन गया, परपेंडिकुलर, और y तो क्या मिल गया, बेस, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या मिल गई, हाइपोटेनस। 3 डायमेंशंस थी, मैंने पहले ही बना दी वो डायमेंशंस ना। दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। तो जैसा सवाल होगा वैसा काम तुम कर लेना, कोई टफ चीज़ तुम्हें नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? इतना समझ आ गया? तो मेरे साथ साथ क्या करना, तुम नोट्स और सवाल लिखते चलना। इससे क्या होगा, तुम्हारा पूरा जो कुछ है तुम्हारे को क्लियर हो जाएगा हर टॉपिक में कि कैसे हमें सवाल करने हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट बात है, फिर से यही सवाल है। अब क्योंकि मेंस थोड़ा सा आगे चला जाता है, तो आपसे मेंस ने फिर सवाल पूछा। मेंस ने कहा मुझे एल एंड आर का रिलेशन बना दो, ठीक है ना, एल एंड आर। अब सोच के देखो, इस पूरे टॉपिक में एल आर का रिलेशन कहाँ है? यहाँ पे मेंस ने मुझसे क्या बोला, मुझे आप रिलेशन बिटवीन एल एंड आर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये मेंस ने हमसे पूछा इसी टॉपिक में। अच्छा, हो गया, क्या करें हम, मैं साइन थीटा यूज़ करता हूँ क्योंकि लेंथ उसी में आएगी। ओके, साइन थीटा बराबर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम जी। ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि मेंस ने कहा था थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो जब ये बोल देंगे हम वो यूज़ कर लेंगे। साइन थीटा, सोच के देखो बेटा, थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, व्हाट इज द परपेंडिकुलर, r/2 अपॉन एल इक्वल टू के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एम जी। अब यार देखो यहाँ से क्या आ गया, ये आर क्यूब आ गया स्क्वायर, और ये के क्यू स्क्वायर 2l/एम जी, है ना? यहाँ से सेटल करो थोड़ा सा, तो आर इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एल की पावर, हाँ 1/3। दिस इज आवर रिलेशन। क्या टफ है कोई टफ? मुझे नहीं लगता ये टफ है। तो हम ये सब आराम से कर सकते हैं। अगर हम ये सब आराम से कर सकते हैं तो हम बहुत आराम से सारे सवाल कर भी पाएंगे, ठीक है ना? चलो, अब इसके आगे देखो सवालों की कैसे रिलेशन बनी हुई है, एक चेन पूरी बनी हुई है, और हम उस चेन को फोकस नहीं करते। हाँ, इसके आगे अब नीट ने भी सवाल पूछा और मेंस ने भी सवाल पूछा। सवाल क्या था, मैं पढ़ के बता देता हूँ, बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा है दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स हैं, ठीक। हमने ये भी बोला एल बहुत ज़्यादा है सेपरेशन से, इसका मतलब है थीटा इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है ना? जब लेंथ बहुत ज़्यादा हो सेपरेशन से तो थीटा बहुत कम हो। उन्हें कहा है इनके बीच में एक म्यूचुअल रिपल्शन है। हाँ बिल्कुल पता है, क्योंकि रिपल्शन इसलिए है क्योंकि ये सेम नेचर के चार्जेस हैं पे। अब उन्होंने कहा हमने एक होल कर दिया और चार्ज लीक स्टार्ट हो गया दोनों पर, और वो कह रहे हैं dq/dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना? रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज विल बी कॉन्स्टेंट, ठीक है दोस्तों? तो उन्होंने हमसे कहा है कि वेलोसिटी का रिलेशन, सेपरेशन के साथ क्या होगा, ये सवाल। मतलब सोचो, जैसे जैसे लीक होगा क्यू कम होता जाएगा, एफ धीरे धीरे डिक्रीज होगी, एम जी डोमिनेट करने लगेगा, चार्जेस पास आने लगेंगे, जैसे जैसे पास आने लगेंगे स्पीड बढ़ने लगेगी, दोनों की एक तरीके से। खुद सोचो, अगर तुम्हें आर का रिलेशन चाहिए वी का सेपरेशन के साथ में, ठीक है ना, तो आप इस सवाल को इसके आगे लेके बढ़ो ना। कैसे लेके बढ़ोगे, देखो आपको यहाँ आपने सवाल रोका आर क्यू इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई 2l अपॉन एम जी। अब देखो कांस्टेंट क्या क्या है, एम जी कॉन्स्टेंट है, के कॉन्स्टेंट है, डी की बाई डी टी बनाना है, और एल है, ठीक है ना? तो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ क्यू स्क्वायर इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एल का क्यूब, माफ़ करना, आर का क्यूब, ठीक है ना,
अपॉन एल। क्या यही है मेरे को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एल भी कांस्टेंट है, अरे है ना भैया, इसमें एल भी कांस्टेंट है, तो मैं लेंथ को भी हटा दे रहा हूँ। क्योंकि एल भी क्या है, रस्सी की लेंथ थोड़ी चेंज हो जाएगी। अब जो कहा गया है वो कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू आर की पावर 3/2, डिफ्रेंशिएट करिए dq/dt। तो क्या एक तरफ करना पड़ेगा, इधर भी। अब r को t के टर्म में करोगे तो r इज नॉट द फंक्शन ऑफ q, इज नॉट द फंक्शन ऑफ r। तो पहले क्या करते हैं, पहले नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन पहले करते हैं कि आप पहले नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन करते हो तो पावर आगे आ जाती है, और r 3/2 माइनस 1, मतलब कितना हो गया 1/2। आगे क्या आ जाता है, फिर से आ जाता है dr/dt। ओके, नियम है कि अगर आप क्यू फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है तो अगर तुम dq/dt कर रहे हो तो पहले तुम नॉर्मली डिफ्रेंशिएट कर लो, फिर उसी फंक्शन को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करके लिख दो। अब सोचो दिस टर्म इज कांस्टेंट, तो देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था ये दोनों सवाल। इसके आगे ये पूछा गया आर डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एल क्यू। अब उन्होंने कहा कि मुझे dq/dt कांस्टेंट है और चार्ज लीक कर रहा है, एफ कमज़ोर हो रहा है, mg बढ़ रहा है, चार्जेस पास आना स्टार्ट करेंगे, स्पीड बढ़ेगी। तो मैंने पहला रिलेशन बनाया क्यू स्क्वायर इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन आर क्यू। अब इस रिलेशन पर डिफ्रेंशिएट किया, पावर उधर चली गई, dq/dt किया, आर को नॉर्मली डिफ्रेंशिएट करके dr/dt कर दिया। अब सोचो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे पता है ये आर की पावर 1/, सो डी व्हाट इज dr/dt, सोचो डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज v। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2 आर की पावर 1/2 इज टू v। तो v इज इनवर्सली 1/r की पावर 1/2 डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन r की पावर माइनस 1/2। दिस इज आवर आंसर। तो जहाँ हमने एक सवाल को कंप्लीट किया वहीं से अपना क्या स्टार्ट हो गया, क्यू आर का दूसरा सवाल स्टार्ट हो गया। क्योंकि मुझे लेंथ चाहिए था, y की इक्वेशन नहीं चाहिए, क्योंकि अगर y ले लेता तो इक्वेशन में y भी क्या होती, समय के साथ y वेरिएबल हो जाती, क्योंकि दूर जाएगा तो y घटेगा, नीचे आएगा तो y बढ़ेगा। मुझे लेंथ और r का रिलेशन मिला, वहाँ से मैंने क्यू आर का रिलेशन सेट किया, डिफ्रेंशिएट के आंसर आ गया। ये हैं बेटा आपके सवाल, अगर तुम प्लीज़ इनको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा कि हाँ इतने डिस्कशन से मेरे मेंस के भी सवाल क्लियर हो जाएंगे, मेरे नीट के भी सवाल क्लियर हो जाएंगे, और मुझे कुलांस में एक फोकस मिलेगा कि हाँ मुझे कुलांस में एक नॉर्मल काम करना है। नॉर्मल का मतलब जो चीज़ें आपको मैंने सिखाई, और उसके बाद सीधा कंडक्शन पे आना है, कंडक्शन के बाद फिर सीधा आपको यहाँ आ जाना है, जिसमें अलग अलग तरह के सवाल करा दिए, tan θ/Fe mg जैसा यूज़ होगा वैसा काम करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कुलांस लॉ, इतना पढ़ना है, इससे आपके सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, अगर कभी कोई सोचे कि नहीं व्हाट अबाउट वेक्टर एडिशन, मैं जानना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हें टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए बता देता हूँ बस, कि अगर टेस्ट में कभी आ जाए कि मुझे वेक्टर एडिशन करना है कुलांस में, कैसे करूँ, इट इज़ वेरी इजी। ध्यान से सुनो, आपको पहले क्या करना है, डायरेक्शन बनानी है, वही डायरेक्शन जो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तुम्हें डायरेक्शन बना लेनी है। डायरेक्शन के बाद सभी का क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड, लेकिन इस मैग्नीट्यूड में चार्ज क्या रहने चाहिए, विदाउट साइन रहना चाहिए। ओके, चार्ज विदाउट साइन। अब तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना बेटा, डायरेक्शन बना के मैग्नीट्यूड लेके क्या कर देना, वेक्टर एडिशन कर देना। ठीक है, जैसे देखो एक ट्रायंगल लिया, क्यू क्यू एंड क्यू, ये है अपनी कहानी, क्यू क्यू क्यू। उसने कहा सेपरेशन ए मान लेते हैं, बताइए कितना फोर्स किसी एक चार्ज पर लगेगा। ओके, लाइन ज्वाइनिंग ये है, अट्रैक्शन या रिपल्शन, सेम चार्ज रिपल्शन, ऐसे करना, रिपल्शन कितना F1। ओके, इनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्शन, रिपल्शन कितना F2। दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल है, साइड लेंथ सेम है। बोलो F1 कितना, आप बोलोगे K, दोनों के चार्जेस का आइडेंटिकल मल्टीप्लिकेशन Q स्क्वायर, उनके बीच सेपरेशन A स्क्वायर। व्हाट इज वैल्यू ऑफ F2, सेम K। व्हाट इज द रिजल्टेंट, F नेट इनके बीच में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आप कहोगे F नेट इक्वल टू, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम एंगल 60 डिग्री याद कर लीजिए, √3 किसी एक फोर्स के बराबर, तो √3 एक फोर्स की वैल्यू कितनी, K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। दिस इज ऑल कर लेंगे। तो कभी ऐसा सवाल है कर लेना, इसका मतलब सवाल कभी भी तुम्हें टफ नहीं दिखेगा, बस तुम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बांध के रखो, जो रिक्वायर्ड है उतना पढ़ोगे तो सवाल हो जाएगा। दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, कूलॉम्स लॉ। स्पेस में एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ऐसी फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। आसान है, मान लेते हैं, ठीक, मान लिया। दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ये अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एंड दिस फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की एक क्या होती है, इंटेंसिटी। क्या मतलब भाई, समझते नहीं, लाइक ग्रेविटी।
ग्रेविटी भी अर्थ एक फील्ड प्रोड्यूस करती है, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। सोच के देखो, सरफेस पे उस फील्ड की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब हम अगर अर्थ सरफेस पे हैं तो अर्थ हमें अपनी तरफ सबसे ताकत से खींचेगी। दूर जाते जाएंगे, मान लो एक प्लेटफॉर्म 36,000 किलोमीटर है सपोज, तो अब अर्थ अब भी मुझे अपनी तरफ खींच रही होगी क्योंकि मैं उसकी फील्ड में रहूँगा, लेकिन अब इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी जितना कि सरफेस पे थी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है कि कोई भी जब दूसरा चार्ज आएगा उसके प्रभाव में, उसके स्पेस में, तो वो फील्ड अब उस पर एक फोर्स लगाएगी और उस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा है। कम फोर्स होगा, इंटेंसिटी कम है। ओके, कोई टफ बात नहीं। इंटेंसिटी तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी कैलकुलेट करवाएगा, हमें तो उसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करवाएगा। तो ई क्या है? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर मीटर होती है। ठीक है ना? पॉइंट नंबर 1, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण कितनी फील्ड होगी? आसान है, एक पॉइंट चार्ज बनाएंगे, मतलब जिसकी कोई डायमेंशन ना हो, एक पॉइंट लिया, पॉइंट इज पी, चार्ज को पॉइंट से मिला दिया, सिंपल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इसी लाइन पर होगी, ये लाइन ज्वाइनिंग है पॉइंट और चार्ज के बीच। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज। ओके, अगर ये नेगेटिव फील्ड होती और इसी पॉइंट पी पर हमसे कहता फील्ड बता दो, तो दिस फील्ड इज टूवर्ड्स द चार्ज। याद रहेगा? ओके, याद हो गया सर? पॉइंट चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड द, कहाँ पर? उस पॉइंट पर जहाँ पर फील्ड पूछी गई है। ठीक है, ओके। दूसरी बात, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ दिस फील्ड एट दैट पॉइंट? सपोज करो कितनी दूरी पर है वो? आर डिस्टेंस पर है। तो अब ई इक्वल टू होगा के क्यू बाई, ओके, आर स्क्वायर। सिंपल, ए क्यू बाई आर स्क्वायर। ये कहाँ होती है? वैक्यूम में होती है। मीडियम में है तो एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देंगे, बट ऐसा सवाल दिखाई नहीं देता है। तो आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है? फॉर कैलकुलेशन सबसे पहले तुम डायरेक्शन बनाओगे उस पॉइंट पर जाके। तो कैसे बनाओगे? पहले चार्ज पॉइंट को चार्ज से मिला दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन पर होगा, प्लस चार्ज है अवे बनाना है, माइनस चार्ज है टूवर्ड्स बनाना है। फिर मैग्नीट्यूड लिखोगे, जो मैग्नीट्यूड तुम लिखोगे वो विदाउट साइन होना चाहिए, कारण साइन डायरेक्शन देता है, वो मैंने पहले बना ली। फिर तुम उस जगह पर वेक्टर एडिशन करोगे अगर रिक्वायर्ड है तो। कब रिक्वायर्ड होगा? रिक्वायर्ड तब होगा जब मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड्स किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट करें, उनकी डायरेक्शन अलग अलग एंगल्स में, तब वेक्टर एडिशन करना। बात समझ आ गया? ठीक है। इसका एक सब टॉपिक है, ये सब टॉपिक क्या है? ध्यान से देखो, ये कहता है हमसे न्यूट्रल पॉइंट के बारे में। व्हाट इज न्यूट्रल पॉइंट? आपसे कह रहा है एक ऐसी जगह जहां ई नेट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ओके, मतलब कि मल्टीपल चार्जेस की कंडीशंस होंगी। अब कहेगा कि बताओ किसी चार्ज से कितनी दूरी पर न्यूट्रल फील्ड मिलेगा, मतलब फील्ड तो होगी लेकिन आपस में वो एक दूसरे को कैंसिल करके रिजल्टेंट जीरो कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखता हूँ। एक एग्जाम्पल है, सेम लाइक चार्जेस लीजिए। ओके, अब आपसे कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दीजिए। तो देखिए, आपके पास दो जगह देखने की, वैसे तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ आपको जीरो मिल सकता है, ठीक है ना, बट मेनली आपको लाइन ज्वाइनिंग पर ही आता है, या तो बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ। नीट में नहीं आया, मेंस में आया है, तो मैं वही सवाल करवाने के लिए सवाल लिख दे रहा हूँ। मान लो मैं एक पॉइंट इतनी दूरी पर बना दूँ, मैं मान लो यहाँ पर ई नेट जीरो है, तो मुझे दो चाहिए। एक किसके कारण होगा? Q1 के, एक Q2 के कारण। सेपरेशन कितनी है इनकी? R है। अब देखो, Q1 के कारण E1, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर अवे, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर अवे, क्या दोनों जुड़ गए बेटा? बिल्कुल, ई नेट कभी भी यहाँ जीरो नहीं होगा, तो न्यूट्रल पॉइंट भी नहीं। लाइक चार्जेस के लिए न्यूट्रल पॉइंट हमेशा बीच में मिलता है उनके, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव नेगेटिव। जैसे मैंने कहा, मान लेता हूँ मैं यहाँ न्यूट्रल पॉइंट है सपोज, तो अब Q1 से वो न्यूट्रल पॉइंट कितनी दूरी पे है? x, तो बेटा Q2 से कितना हो गया? R माइनस एक्स। देखो, Q1 के कारण इस जगह पर अवे E1, Q2 के कारण इस जगह पे अवे E2, दोनों अगर क्या हो जाए बराबर, ई नेट क्या हो जाएगा? जीरो। तो अगर मैं कहूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नेट, तुम कहोगे E1 माइनस E2 इज इक्वल टू जीरो। सो E1 बराबर E2। इक्वेट कर दो यार, आओ E1 कर लो इक्वेट, आ जाओ। के Q1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के Q2 बाई, वो न्यूट्रल पॉइंट कितनी दूरी पर था?
आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैंने एज्यूम किया था ना कि एक्स दूरी पर है इससे आर माइनस एक्स। एक्स कैलकुलेट करके आ जाएगा आर ब्रैकेट में सॉल्व करना 1 प्लस अंडर रूट Q2/Q1। ओके, याद रहेगा? आई होप याद रहेगा तो क्वेश्चंस हो जाएंगे। और मान लो कि बोले नहीं लाइक नहीं, अनलाइक चार्जेस का ज्ञान दे दो। तो देखो यार, अगर अनलाइक चार्जेस है बेटा, तो अनलाइक चार्जेस के लिए जो न्यूट्रल पॉइंट तुम्हें मिलेगा वो अब अंदर की तरफ ना मिलके वो तुम्हें बाहर की तरफ मिलेगा। मतलब या तो वो Q1 की साइड में मिलेगा या Q2 की साइड में, लेकिन अवे फ्रॉम देयर लाइन जाएंगे, बीच में ना होके बाहर। तो अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि लेट्स Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो कन्फर्म है न्यूट्रल पॉइंट Q2 के पास मिलेगा। कितनी दूरी पर? x। और Q1 से कितना दूर हो जाएगा? r प्लस एक्स हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए। कुछ नहीं करना, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर आके इक्वेट कर दो। तो E1 के लिए क्या लिखोगे? K Q1 r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और Q2 के लिए क्या लिखोगे? K Q2 x का होल स्क्वायर। इसी को क्या कर लेना, इसी को सॉल्व कर लेना और तुम्हारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। ओके, तो तुम ये कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट चार्ज। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कभी भी आप याद रखेंगे मैग्नीट्यूड में साइन इन्वॉल्व नहीं करेंगे। पहले डायरेक्शन बनाएंगे, आपका साइन उसी में चला जाएगा। आप बोल रहे हो ना वे आर टूवर्ड्स, वो प्लस माइनस देख के बोल रहे हो। आपको मैग्नीट्यूड लिखना है, वेक्टर फॉर्म देखना है, एंगल बना करके आंसर्स ला देने। लेकिन वो सब आया नहीं है नीट में ना, तो आपको मेंस में मिलेगा। एक दो छोटे छोटे सवाल हैं, उसको कर लेते हैं। एक छोटी बात और है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाने पर क्या होगी पॉइंट चार्ज की, तो ध्यान रखिएगा। सोर्स से, आप याद रख लीजिए, सोर्स से क्या होने पर, दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऑलवेज डिक्रीजेस। और ये स्टेटमेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ चार्ज। मतलब आपका चार्ज चाहे पॉजिटिव में हो चाहे आपका चार्ज प्लस में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि साइन कैसा है। सोर्स से दूर जाओगे घटेगी, अर्थ से दूर जाएंगे कम होगी, सतह के पास आएंगे बढ़ेगी। नियम है। अब एक सवाल करना है, वो भी जो कि मेंस में आया, ये नीट में सवाल नहीं है पॉइंट चार्ज का कोई भी, तो उन्होंने मेंस में हमसे सवाल पूछा है, वही सवाल कर लेते हैं और इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, ठीक है ना। तो मेंस में उन्होंने सवाल पूछा है, हमारे पास दो चार्जेस हैं Q, सेम नेचर 3Q, सेपरेशन R। उन्हें कहा है Q से आप दूरी बता दो न्यूट्रल पॉइंट की। कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। देखो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि एक पॉइंट है जिस पर E1 बराबर E2 हो गया, ठीक है ना। इसके कारण E1, इसके कारण E2, दोनों बराबर हो गए। तो फार्मूला क्या मिला था बीच के लिए? अगर Q से पूछा गया तो मैं इसको x मान लेता हूँ, तो ये कितना हो गया? R माइनस एक्स हो गया। हमें x पूछा गया था, फार्मूला क्या है? R1 प्लस अंडर रूट Q2/Q1। देखो अगर Q1 से पूछा गया है डिस्टेंस x की, तो ऊपर Q2 होगा। Q2 से अगर x डिस्टेंस है तो ऊपर Q1 होगा। R तो R रहा, 1 प्लस कितना बेटा? 3Q/Q, कैंसिल हो गया। क्या आ गया? R/1 प्लस रूट 3। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम चार्ज Q। बस ये एक सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही आइडेंटिकल क्वेश्चन, ठीक है ना। 93, ठीक है। एक सवाल हमसे 93 में पूछा गया, तो ये सवाल जो पूछा गया था दिस इज 24 शिफ्ट है, 2024 में आया। एक सवाल और करवा देता हूँ पॉइंट चार्ज पर और हमारा काम यार हो जाएगा, ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं, तो आसानी से तुम कर पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो अगला सवाल क्या है, उन्होंने हमसे कहा एक स्क्वायर है, ठीक है ना, और जो वैल्यूज रखी गई हैं, एक चार्ज ए पर है, एक चार्ज बी पर है और एक चार्ज सी पर है। यहाँ Q/2 है, सी पर भी Q/2 है और बी पर Q चार्ज है। उन्हें कहा है आपसे ये डी पर आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो क्या हो। सिंपल है, देखता हूँ। ओके, डी पर पूछा गया, इसका मतलब कितने चार्जेस हैं? 3। देखो जितने मेंबर्स होते हैं उतनी फील्ड्स होती हैं किसी भी पॉइंट पर। अब ध्यान से देखो, ए के कारण मैं देखूँ Q/2 के कारण अवे पॉजिटिव चार्ज है, सी के कारण भी अवे E1 E2, बी के कारण होगी अवे बिल्कुल बीच में। देखो E1 कितना है? E1 अगर ये साइड ए है, क्योंकि स्क्वायर था साइड लेंथ ए मान लेते हैं, तो ये जो वैल्यू होगी कितनी होगी? K Q/2 अपॉन ए का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू देखो E2 की, E2 किसके कारण है? C के कारण, Q/2, K Q/2 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। B के कारण कितना होगा? E3, K Q3 कितना बेटा? Q,
अपॉन ये कितना हो गया, √2 है। तो सबको जोड़ दें, तो मेरे पास 3 वेक्टर्स मिले। कौन कौन मिला, मुझे E1 मिला, वैल्यू सर KQ/2 अपॉन A²। मुझे E2 मिला KQ/2 अपॉन A²। और मुझे एक मिला E3 KQ अपॉन √2/A का होल स्क्वायर। बोलो इन दोनों का रिजल्टेंट एंगल 90 वैल्यू से बिल्कुल बीच में कितना हो जाएगा, ये इनका रिजल्टेंट आ जाएगा √2 और ई की जगह कितना हो जाएगा KQ/2A²। अब √2 KQ² और KQ√2A का होल स्क्वायर, इनमें जीरो, इनमें क्या है, जीरो का एंगल है, जोड़ दो, ई नेट क्या मिल गया, √2 KQ/2A² प्लस KQ/2A²। ओके, ऐड कर दो तो मेरे ख्याल से सब कॉमन वामन हो जाएगा। तो KQ/2A² कॉमन हो गया, कितना आ गया, √2 + 1। कर लेंगे √2 + 1, या नहीं करना चाहते तो एक काम कर लो, √2 से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लो, √2 से डिवाइड कर लो। तो जब √2 से मल्टीप्लाई करो तो 2/, तो कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेना। तो ये अपना ई नेट आ गया। ये कब आया था, ये 2022 में आया। अपना टॉपिक नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइन चार्ज। लाइन चार्ज क्या होता है, देखिए ध्यान से। एक रॉड ले लिया, उस पर पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ठीक है, ठीक है। अब मैंने कहा एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पर आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, दिस लाइन चार्ज, और लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी दे दी, लेमडा। बात करेंगे व्हाट इज लेमडा। देखिए लेमडा को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी विच इज इक्वल टू चार्ज कितना है रॉड पर अपॉन चार्ज लेंथ कितनी है रॉड की। तो लेमडा बराबर Q/L। ओके, अब मेरा पहला काम है कि अगर कभी ऐसा सवाल आए कि आपको लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाए, पॉइंट दिया जाए, और आपसे कह के बताइए कि इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो आपका काम क्या है, पहले आपको पॉइंट से वायर पे एक परपेंडिकुलर डालना होगा, वायर पर एक परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी R हो जाएगी। पॉइंट पर आपके पास 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी, एक ई परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करती है और एक ई पैरेलल एग्जिस्ट करती है। क्या मतलब समझाता हूँ। परपेंडिकुलर का मतलब है कि जो वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर एक होगी, और एक इस लेंथ के अलोंग होगी। तो जो इस लेंथ के अलोंग ऊपर या नीचे होगी दिस इज कॉल्ड पैरेलल, और जो इस लेंथ के परपेंडिकुलर होगी दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो 2 कंपोनेंट ऑफ फील्ड्स होती हैं, वैल्यू कितनी होगी देखते हैं। अब क्या करना है आपको, पॉइंट को वायर के दोनों एंड से मिला देना है, जैसे हम मैग्नेटिज्म में करते हैं। मिला दिया, ठीक है। आपको 2 एंगल बनता हुआ दिखेगा, पहले मिला देते हैं जी। आपको 2 एंगल मिलेगा परपेंडिकुलर से बनता हुआ इस लाइन का, एक एंगल होगा θ1 और एक एंगल होगा θ2, ठीक है ना। तो θ1 θ2 क्या है, पॉइंट का परपेंडिकुलर लाइन से एक एंड का एंगल, पॉइंट का परपेंडिकुलर लाइन से दूसरे एंड का एंगल। ओके, वैल्यू क्या होगी, K λ/R sin θ1 प्लस साइन θ2। ई पैरेलल क्या होगा, K λ/R cos θ2 डिफरेंस cos θ1। मैंने डिफरेंस क्यों लिख दिया है, माइनस नहीं आना चाहिए, ज़्यादा वैल्यू से कम वैल्यू को घटाना है, ठीक है। आपसे कहे कि ठीक है, तो आपने 2 कंपोनेंट ऑफ फील्ड बताए हैं, आप ई नेट बता दो। तो तुम्हें भी पता है ई नेट तो कहीं बीच में होगा, दिस इज कॉल्ड ई नेट, है ना। तो मैं कहूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नेट, तो तुम कहोगे ई नेट इज इक्वल टू कितना होगा, 2K λ/R sin θ1 प्लस θ2/2। कर लेंगे, ये आपका पूरा फ्रेम है। अगर आपको ये याद रहा तो आप कोई भी सवाल आराम से बना लोगे, ठीक है ना। ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल एंड ई नेट। ई नेट पूछे तो तुम परपेंडिकुलर पैरेलल मत निकालना। कई बार क्या होता है, ई नेट का दूसरा फॉर्म भी हो सकता है ई नेट। तो ई नेट इज द रिजल्टेंट ऑफ ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल, दोनों 90 डिग्री के एंगल पे हैं। व्हाट इज द वैल्यू, ई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का होल स्क्वायर। ओके, कई बार थीटा पूछता है, सपोज करो थीटा इज एंगल फ्रॉम ई पैरेलल टू ई नेट, तो तुम बोलोगे tan थीटा, थीटा क्योंकि पैरेलल के साथ है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ई परपेंडिकुलर अपॉन ई पैरेलल। ओके, अगर ज़रूरत पड़े तो, वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, समझ में आ गया। तो ये 2 फ्रेम हो गए हमारे, ई नेट के, ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल के। अब वो बात जो काम की, ई पैरेलल कहाँ बनाए, क्यों, क्योंकि या तो ऊपर हो सकता है तार के ऊपर अलोंग, डाउनवर्ड तार की लेंथ के अलोंग। देखो तुम्हें याद रखना, जिधर
सेगमेंट छोटा होगा, क्या होगा, जिधर सेगमेंट ऑफ वायर छोटा होगा ई पैरेलल उसी की तरफ होगा। मतलब जब आप किसी वायर पे परपेंडिकुलर डालोगे तो उसके दो हिस्से हो जाएंगे, ओके, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा। तो अगर छोटा वाला हिस्सा जिधर होगा ई पैरेलल उसी की तरफ होगा, और अगर दोनों हिस्से बराबर हो जाएं तो याद रखिएगा फिर क्या होगा, हाँ, तो ई नेट आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो मैं एक केस करा देता हूँ। केस नंबर 1 वो क्या है, फॉर इनफाइनाइट वायर। ठीक है, ओके। अगर ये बेटा जी एंड इन्फिनिटी को चला जाए, जैसे देखो अब ये एंड इन्फिनिटी को चला गया और उन्होंने कहा कि इस पॉइंट पर मुझे आर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है लेमडा की, मुझे बता दो क्या होगा, ई नेट क्या होगा। सोच के देखो, अगर दोनों एंड इन्फिनिटी पर है, इसका मतलब ऊपर वाला सेगमेंट और नीचे वाला सेगमेंट सेम लेंथ के हो गए, तो ई पैरेलल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या करेगा, सिर्फ ई परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ई नेट के बराबर। कितनी हो जाएगी, के लेमडा बाई आर। इनफाइनाइट पेंड है तो साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो गया बच्चे, सॉल्व किया, 2k लेमडा बाई आर। अगर तुम k को ओपन करना चाहते हो तो तुम लिख सकते हो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k की जगह, आगे 2 आ जाएगा मल्टीप्लाइड लेमडा बाई आर, कट जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है क्या, बिल्कुल मुझे समझ में आ गया। दूसरी बात, कई बार तुमको वायर का लेंथ दे सकते हैं, ठीक है ना, तो कई बार वो लेमडा को तुमसे कन्वर्ट कराएंगे क्यू में। अगर ये कन्वर्जन कभी करना हो तो कोई बात नहीं, लेमडा बराबर क्या कर लेना, क्यू बाई एल। यहाँ से क्यू बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ लेमडा है वहाँ क्यू बाई एल कर देना, आपको क्यू के टर्म्स में आंसर्स मिल जाएंगे। क्या बात क्लियर हो गई। ये था दूसरा टॉपिक, लाइन चार्ज। अब देखो ध्यान से सुनो, नीट ने बहुत ना सवाल नहीं पूछे हैं लाइन चार्ज से, पहली बात तो, लेकिन मेंस ने क्या किया है, हमसे सवाल पूछा है। तो मेंस ने जो सवाल पूछे हैं लाइन चार्ज के लिए, मैं आपको उनको डिस्कस करके बता देता हूँ। जैसे एक सवाल 2019 में नीट ने पूछा था, 2019 में, देख लेता हूँ मिलता है तो मैं करा देता हूँ। हाँ बिल्कुल, नीट का एक सवाल है, एक ही सवाल आया हुआ है, वो देखिए क्या आया हुआ है। 2019 नीट, मेरे रेफरेंसेस लिखे होते हैं तो मैं जो देखता हूँ नीचे वो रेफरेंसेस दिख रहा होता हूँ कि कहाँ कहाँ से सवाल आए हुए हैं, है ना। तो आप सोचोगे मैं नीचे क्या दिख रहा होता हूँ, वही दिख रहा होता हूँ, नीचे क्या ही देखेगा इंसान। हाँ, तो 19 में सवाल है, देयर इज 2 पैरेलल इनफाइनाइट वायर्स, एक पर प्लस लेमडा की चार्ज डेंसिटी, एक पर माइनस लेमडा की, ओके ठीक है। उन्होंने कहा इनके बीच की टोटल सेपरेशन 2r की है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट पर बता दो, मिड पर। सोच के देखो, कॉन्सेप्ट वही है, प्लस चार्ज है तो परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द रॉड, ठीक है ना। कैसा हो जाएगा, अवे फ्रॉम द रॉड, दिस इज कॉल्ड E1। प्लस के कारण, माइनस के कारण टूवर्ड्स द रॉड, E2। पैरेलल एग्जिस्ट करेगी नहीं, क्यों, इनफाइनाइट रॉड्स हैं, पैरेलल की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है ना। आइए, तो ई नेट कितना हो गया, ई नेट हो गया सम ऑफ E1 प्लस E2, क्योंकि प्लस के कारण अवे परपेंडिकुलर, माइनस के कारण टूवर्ड्स द रॉड, ऐड हो गया। E1 कितना, के लेमडा, माफ करना, याद है आपको फार्मूला, 2k लेमडा बाई आर प्लस 2k लेमडा बाई आर, कितना हो गया, 4k लेमडा बाई आर। के को ओपन कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 लेमडा बाई आर, कैंसिल हो गया, कितना आ गया, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, तो 0 तो ना हो। हाँ, अगर दोनों सेम डेंसिटी होती, सेम लेमडा होता प्लस में, तो 0 हो जाता मिड पर, क्योंकि दोनों दूसरे के अपोजिट होते, पहले के कारण अवे, दूसरे कारण उसके अवे, दोनों दूसरे के अपोजिट। आई होप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो एक सवाल ये पूछा गया नीट में, कुछ सवाल मेंस में पूछे गए हैं, तो मेंस के सवाल ले लेता हूँ मैं एक बार। और मेंस में सवाल आया 39, ठीक है। मैं रेफरेंस दे दूंगा आपको कहाँ कहाँ से सवाल है, आप PYQs करोगे नीट मेंस के तो आपके सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है।
14 है। ठीक है, एक सवाल हमसे पूछा गया मेंस 2021 में इसी टॉपिक से। तो एक सवाल नीट ने पूछा था यहाँ से और 2 सवाल मैं मेंस के करवा दूंगा तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा मेरे पास एक रॉड है, ठीक है ना, और इस रॉड की लेंथ L है, ठीक है। एक पॉइंट P है, फिगर बना के दिया गया था, एक पॉइंट P है और ये जो दूरी है ये एक ही है, ये सवाल ने कहा है। और इस रॉड पर Q चार्ज टोटल है, ठीक है। इसका मतलब उसने लेमडा ना देके आपको Q दे दिया, कोई बात नहीं, मैं लेमडा निकाल लूँगा। और आपको रिलेशन दिया गया है A बराबर √32/L। तो पॉइंट P पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया। ओके, देखो अगर ये मिड लाइन है, बाई सेक्टर है, ये जो सवाल ने कहा है दिस इज बाई सेक्टर लाइन। अगर ये बाई सेक्टर है, दोनों हिस्सों को बीच से बांट रही है ये लाइन, तो इसका मतलब ऊपर वाला सेगमेंट नीचे वाले के बराबर हो गया। इसका मतलब इस सवाल की पहली बात है E पैरेलल मस्ट बी इक्वल टू 0। तो बचा क्या से तुम्हारे पास E परपेंडिकुलर। अब उन्होंने कहा A इज इक्वल टू √3L/2। तो अब मुझे थीटा तो दिया नहीं गया है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बेटा निकालूंगा पाइथागोरस से। तो एक हिस्सा ये किया, ठीक है ना, तो ये भी L/2 है, ठीक है ना, और A कितना है √3L/2। तो मैं ये निकाल रहा हूँ एक हिस्से का, क्योंकि दोनों हिस्से पर थीटा क्या रहेंगे, सेम। सेम क्यों रहेंगे, अरे कॉमन सेंस है ना, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे है तो दोनों एंड्स एंगल की वैल्यू क्या रहने वाली, सेम रहने वाली। अगर ये बाइसेक्टर लाइन ना होता तभी तो एंगल अलग अलग होते, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ θ1 भी थीटा है तो θ2 भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बस आप साइन थीटा निकाल लो। कैसे निकालोगे, ये बचा L/2, माफ़ करना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ये कितना बचा, दिस इज L/2, ये A है। मुझे बताओ हाइपोटेनस कितना रहा, तो निकाल लेता हूँ। मान लेते हैं इसकी वैल्यू x थी, तो मैं निकाल ले रहा हूँ x बराबर अंडर रूट, ठीक है ना, L/2 का होल स्क्वायर प्लस कितना बेटा √3L/2 का होल स्क्वायर। हाइपोटेनस है ना ट्रायंगल के लिए, ये ट्रायंगल देख रहा हूँ, इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस है, ठीक है। कितना आ गया, L²/4 प्लस 3L²/4, तो 3 1 4, तो 3L²/4 L²/4 कितना आ गया, L², यहाँ से कितना आ गया, L आ गया। मतलब x बराबर क्या आ गया, L आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो होगा परपेंडिकुलर L/2 अपॉन हाइपोटेनस L 1/2, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमें मिल गया। अब यहाँ से फार्मूला लगा देते हैं, ई नेट किसके बराबर, ई परपेंडिकुलर के, कितना हो गया के लेमडा, पहले लेमडा के टर्म्स में निकालता हूँ, लेमडा बाई आर, आर कितना था, ए था, साइन 30 θ1 1/2 प्लस साइन θ2 साइन 30 हो गई 1/2, क्या 1 आ गया, के लेमडा बाई ए आ गया। के कितना है 1/4πε0 लेमडा। ए कितना था तुम्हारा √3L/2, ठीक है ना, बता दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेमडा का Q/L कर देंगे, देखो लिखा था मैंने लेमडा बराबर Q/L, तो L² हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2πε0 √3L²। तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा Q/2 √3πε0 L²। ये हमारा क्या बन गया बेटा, दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना। तो इस टॉपिक पर हमें टोटल 2 क्वेश्चंस मिले, तो 2 सवाल मिले हैं, तो हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं अपने टॉपिक पे, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आर्क के लिए, किसके लिए, आर्क के लिए। इस पर भी नीट ने कई बार सवाल पूछे हैं, तो जो सवाल पूछे हैं वो हम करेंगे, ठीक है ना। तो पहला सवाल उन्होंने हमसे पूछा है आर्क क्या होता है। देखो अभी तक जो रॉड सीधी थी, अब आर्क कैसे मुड़ी हुई होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक। अब मान लेते हैं आर्क का सेंटर है, आर्क की जो एंड है वो सेंटर पर मान लेते हैं अल्फा एंगल बना रहा है और लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है। तो सबसे पहले आर्क भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, कितनी करेगी वैल्यू निकालते हैं। देखो बाई सेक्टर लाइन जो होता है, आर्क की जो बिल्कुल बीच की लाइन होती है, जो सेंटर से पास होती है, फील्ड हमेशा उसी पर इंटेंसिटी होती है, प्लस है तो अवे होगी, माइनस होता तो मैं टूवर्ड्स बनाता, ठीक। तो ई की वैल्यू कितनी होगी, आप फॉर्मूला यूज़ करना 2k लेमडा बाई आर, जहाँ पे आर क्या होगी, आर उसकी रेडियस होगी, साइन α/2, याद रहेगा बिल्कुल। ये फार्मूला आपको आर के लिए यूज़ करना है। तो डायरेक्शन क्या होगी, तो पहले आपको डायरेक्शन बना लेना है। डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाई सेक्टर लाइन पर होता है, और प्लस है तो पॉजिटिव चार्ज है तो उसी लाइन पर सेंटर पर अवे, और नेगेटिव है तो कैसा होगा, उसी पर टुवर्ड्स होगा,
ठीक है ना। अब इस पर नीट ने भी सवाल पूछा है, हो गया बस इतना ही है। इस पर हमसे नीट ने भी सवाल पूछा है और इस पर हमसे मेंस ने भी सवाल पूछा है। तो एक लाइन का काम है बट ईजी है, हो जाएगा। नीट ने क्या क्या पूछा देखिए। नीट ने आपसे 2008 में क्वेश्चन पूछा है, मतलब पुराना सवाल पूछा उन्होंने। क्या सवाल पूछा है मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा एक तो नीट ने 2000 में सवाल पूछा। नीट ने क्या पूछा, पुराना सवाल है बट है तो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। उन्होंने कहा एक सेमी सर्कुलर आर्क ले लिया, ये सेंटर है, इसकी रेडियस उन्होंने कहा ए है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है लेमडा प्लस लेमडा की लीनियर चार्ज डेंसिटी है पूरे रॉड पर, आर्क पर। उन्हें कहा सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। बाई सेक्टर लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे कितना होगा, 2k लेमडा बाई आर। रेडियस साइन कितना एंगल बना एंड्स के बीच, 180 बाई 2। यहाँ से ओपन कर देना, 2 इंटू 1/4πε0 लेमडा इंटू आर। आर जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा क्योंकि उन्होंने ए आपको दिया था। ए साइन 90 साइन 91 कितना आ जाएगा, लेमडा अपॉन 2πε0 ए। क्या हो जाएगा सवाल, बिल्कुल लेमडा अपॉन 2πε0 ए। इजी क्वेश्चन है। दूसरा सवाल उन्होंने मेन से पूछा हमसे। मेन से क्या पूछा देखते हैं। उन्होंने मेंस से हमसे कई सवाल पूछे हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल मेन से पूछा गया। 55 मैं रेंज रेफरेंसेस देख रहा होता, तुम सोचोगे मैं क्या दिखाता हूँ साइड में। हाँ 55। अब यही सवाल है जो नीट में 2008 में आया हुआ था और यही सवाल है मेंस 25 में। तुम रिलेशन देख पा रहे हो बेटा। मैं जो समझ पाया एग्ज़ाम पैटर्न को, वो कोई ध्यान ही नहीं दे पा रहा है कि आप सिर्फ PYQs के बेसिस पे आप एक रैंक क्रिएट कर सकते हो, खाली PYQs के बेसिस पे। आप KGMC आपको मिल जाएगा, आपको इंडिया के हर अच्छे कॉलेजेस 3000 के अंदर आपकी रैंक आ जाएगी। लेकिन थोड़ा सा अगर हम अपने इसका यूज़ करें तो सिर्फ पढ़ने से तो काम नहीं बनता है ना। ठीक है, मेंस ने क्या पूछा, उन्होंने कहा मेरे पास एक रिंग है, ठीक है ना, ठीक है रिंग है तो रिंग है। उन्होंने कहा इस पर पॉजिटिव चार्ज है, सभी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब चार्ज हर जगह सेम एक जैसा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं। ये सेंटर है। पहले मैं देख लेता हूँ ई सेंटर क्या है कंप्लीट के लिए। ई सेंटर कंप्लीट के लिए होगा 2k लेमडा बाई आर साइन कंप्लीट सर्किल 360 बाई 2 कितना 180 0। इसका मतलब है ई नेट एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज इक्वल टू 0। कोई डाउट तो नहीं है आपको, होना भी नहीं चाहिए ना सर, मुझे नहीं। अब उन्होंने आपको एक सेगमेंट दिया, उन्होंने कहा ए बी सेगमेंट है, दिस इज कॉल्ड ए बी सेगमेंट, ए एंड बी सेगमेंट। कितना एंगल बना रहा है ए बी सेगमेंट, 90 डिग्री। उन्होंने कहा इसके कारण हम देख रहे हैं पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है ना। तो आप मुझे, इसको उन्होंने डी बोला है, इसको उन्होंने सी बोला है और इसको बी बोला है, तो आप मुझे बता दीजिए जो ए बी सी सेगमेंट है कौन सा, ए बी सी सेगमेंट के लिए कितना होगा। सोचो ए बी सेगमेंट के लिए ई है तो बी सी सेगमेंट के लिए भी कितना होगा, उसकी बाई सेक्टर लाइन पे ही तो होगा। बिल्कुल, ये है क्या, बिल्कुल है। मुझे बताओ ये पूरा 180 है, ठीक है ना, ये 90 था तो ये भी 45। इसका मतलब है इनके बीच में जो एंगल बना कितने डिग्री का बना, 90। तो 90 एंगल के लिए क्वार्टर साइकिल के लिए ई है तो अगले क्वार्टर के लिए भी ई होगा, तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई, ई एंड ई हो गई। रिजल्टेंट क्या होगा, अरे सर 90 का एंगल है, वैल्यू सेम है, √2e के बराबर होगा। तो किसके बराबर आ गया, √2e के बराबर, ठीक है ना। अगर इसी सवाल में तुमसे कहता कि नहीं तो मुझे ए बी बी सी सेगमेंट के कारण मत बताओ, ठीक है ना, तो मुझे ए बी सी सेगमेंट के कारण ना बता के तुम मुझे ए डी सी बी सेगमेंट का बताओ, तो मैं कहता अगर एक हिस्से का ई है तो बाकी बचे हिस्से का भी ई के बराबर और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट, ताकि नेट सेंटर पे क्या मिले, 0। बट उसने ये नहीं पूछा था, उसने कहा था ए बी के लिए ई है तो मुझे बताइए ए बी सी के लिए क्या होगी। तो जैसा ए बी सेगमेंट है क्वार्टर का, वैसे ही बी सी सेगमेंट है क्वार्टर का। दोनों के लिए मैंने बना दिया। एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए √2 आ गया। कोई डाउट यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। तो ये बिल्कुल यही सवाल, अच्छा 2008 में नीट में क्या है, वो सवाल है कि एक रिंग है कंप्लीट, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, एक सेगमेंट का ई है, एक सेगमेंट का ई है तो रिमेनिंग सेगमेंट का रिंग के कितना होगा। तो सोचो अगर एक हिस्से का ई है तो बाकी बचे हिस्से का भी हाँ ई ही होगा, ताकि नेट क्या मिले, 0, डायरेक्शन में अपोजिट कर लेंगे। बिल्कुल सही। तो ये हमारे कुछ सवाल थे। एक सवाल मैं और देख लेता हूँ, वो दिखाया मुझे रेफरेंसेस में 149।
मतलब ये पुराना सवाल है। हाँ 149 बहुत पुराना है, 2010 मेंस का सवाल है, क्योंकि टॉपिक है तो मैं करवा दे रहा हूँ मेंस 2010। आइए, इसमें कहा गया एक सेमी सर्किल आपको दी गई ऐसे, बस इस बार आपको उसने एक्सिस बना दी और आपको कह रहा है कि अब मुझे ये बता दो, ये तुम्हारा आई कैप है, ये तुम्हारा जे कैप है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है इस पर। अरे तो क्या एक्सिस बनाने से हम डर जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा हाँ भाई बताओ, बाई सेक्टर लाइन अवे फ्रॉम ए इक्वल टू फार्मूला 2k लेमडा बाई, उन्होंने रेडियस आपको दी थी, दिस रेडियस इज कॉल्ड, कितना दी है मैं बता देता हूँ, आर माना है, आर साइन कितना बेटा 180 टोटल सेमी सर्किल का एंगल सेंटर पे डिवाइड बाई 2 साइन 91 आ गया, कितना आ गया? तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 2k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर। सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, अब ये सवाल ये है कि उन्होंने लेमडा को क्यू में कन्वर्ट किया है, कर लेते हैं हम भी, कोई दिक्कत नहीं। क्यू, व्हाट इज द लेमडा, क्यू बाई एल, सेमी सर्किल के लिए आर की लेंथ कितनी होगी, क्यू बाई पाई आर, तो जहाँ लेमडा है वहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ क्यू बाई पाई आर, तो ई निकल के क्या आ जाएगा, क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू पाई आर, क्या मल्टीप्लाई हो गया, बिल्कुल, क्या मिला, क्यू बाई 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो मैंने बोला ही था तुमको कि अगर तुम्हें लेमडा से क्यू में कन्वर्ट कराएंगे तो क्यू बाई एल से तुम आंसर ला लेना। क्या ला लोगे, डायरेक्शन क्या होगी, प्लस जे या माइनस जे, ऑब्वियसली माइनस जे, क्योंकि डाउनवर्ड है, ऊपर प्लस जे नीचे माइनस जे, तो माइनस जे, दिस इज आवर आंसर। ठीक है ना, तो ये टॉपिक हो गया। तो रिंग पढ़ लोगे, आसान है, हो जाएगा। रिंग के नीचे आओगे, लाइन चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशंस हो जाएंगे, बोलो ना, कर लोगे। और आगे क्या पढ़ाया था मैंने आपको, पॉइंट चार्ज। तो टोटल कितने हो गए, 3 हिस्से हो गए। नेक्स्ट आते हैं रिंग। अगर कभी रिंग का कोई क्वेश्चन है, जल्दी नीट ने ये सब नहीं पूछा है, बट याद कर लेना, रिंग की रेडियस आर है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लेमडा, ये दूरी x, आपसे कहा गया इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती, बाई सेक्टर लाइन पे बिल्कुल एक्सियल पर रहेगी, ई एक्सिस, ठीक है ना, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होगी। उन्हें क्या वैल्यू बता दो, आप याद करना, के लेमडा नहीं है, क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, दिस इज आवर फॉर्मूला। के क्यू एक्स अपॉन, जहाँ पे क्यू क्या है तो आपको लेमडा ना देखे, यहाँ पे रिंग का क्या दे देगा, वो रिंग का टोटल चार्ज दे देगा। ठीक है ना, तो एक फार्मूला है, नीट ने कभी पूछा नहीं है, तो मैं आपको कोई सवाल यहाँ से कराऊंगा भी नहीं। उम्मीद है आप समझ पाएंगे। ठीक है ना, तो जैसा सवाल होगा बेटा वैसा काम कर लेना, आसान रहेगा। तो ये 4 मेंबर्स टोटल हमारे हो गए, यहाँ पे नीट का कोई क्वेश्चन नहीं है। और जबकि मैं देखता हूँ तो मुझे मेंस में एक सवाल दिखता है कि ई मैक्स एक्सिस पर कहाँ होगी, सेंटर से कितनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, आप याद रखना r/√2, किस तरफ, दोनों तरफ, आगे की तरफ भी r/√2 पर, पीछे की तरफ भी r/√2 पर, ई क्या रहेगा तुम्हारा, मैक्सिमम रहेगा। तो अगर रिंग से पूछे कि ई मैक्स कितनी दूरी पर होगा, आगे या पीछे, तो प्लीज़ ध्यान रखना r/√2। कभी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे एक्स एक्सियल पोजीशन पर कि एक्सिस पर इतनी दूरी पर कितनी होगी, तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, सेंटर पर ई क्या रहेगा, तो सेंटर पर ई 0 रहेगा। क्या बात क्लियर हो गई? चलिए, तो इतना आप अच्छे से तैयार करिए और फिर अगले सेशन पे अपन अगले पोर्शन पे चलते हैं। टॉपिक नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें 8 टॉपिक्स पढ़ने थे, 4 हमने पढ़ लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने रेफरेंसेस लिए हैं बिल्कुल वैसे ही नोट्स बना लेना, नोट्स नहीं बना पाना तो मैं टेलीग्राम पे सेम नोट्स डाल दूंगा इसी चैनल के नाम से, तो उसको डाउनलोड कर लेना, तुम्हारी नोट्स बनती चली जाएगी। तुम्हें बस रिवाइज करना होगा बार बार इस नोट्स को, और तुम काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बहुत ईजिली क्रैक कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम है लेकिन बहुत सटीक है। नेक्स्ट इज कि हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट। ठीक, थिन शीट के लिए क्या मतलब है, एक शीट ले ली मैंने, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ले ली, तो अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि बताइए कि चार्जेस कहाँ पे हैं, तो बोलेगा सरफेस पे है, तो कौन सी डेंसिटी होगी इसके पास, सिग्मा। व्हाट इज सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, कितना चार्ज है शीट पर अपॉन चार्ज का, शीट का कितना एरिया। ओके, आपसे कहा जाएगा कि बताइए इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो देखो कूलॉम्स लॉ से ड्राइव्ड होता है, लेकिन हमें इसके डेरिवेशन में हमें ड्राइव नहीं करना है गॉस से, सिंपली क्या करना है, हमें रिजल्ट याद रखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज कैरिड अवे फ्रॉम द सरफेस होगा, एंड द वैल्यू इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक तुम्हें याद रहेगा, इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।
क्या याद हो जाएगा? बिल्कुल। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, अगर एक लेयर है, कैसी लेयर है? इफ़ सिंगल लेयर ऑफ चार्ज है तो वैल्यू यूज़ करिएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिखा डबल लेयर्ड चार्ज है, ठीक है ना, तो आपको वैल्यू याद करनी है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या होगी? ऑलवेज, कई बार ये भी टेस्ट में आता है, परपेंडिकुलर टू शीट, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज है तो हमें तो याद ही है अवे फ्रॉम द शीट होगा, नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स सीट होगा। ठीक हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। छठवां मेंबर है हमारे पास कंडक्टिंग थिक शीट। कंडक्टिंग थिक शीट, अगर कभी कहे कंडक्टिंग थिक शीट का बताओ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो भी बहुत ईजिली बता दूंगा। मैं क्या बोलूँगा, अब एक लेयर के बजाय, क्योंकि वो थिक शीट है, 2 लेयर हो गया, तो मैंने टोटल चार्ज जो भी दिया वो आधा आधा चार्ज सरफेस पर चला गया। तो मैंने कहा सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसकी सिग्मा, ठीक है ना, दोनों तरफ सेम है सिग्मा। अब इस जगह पर तो मुझे ई बता दो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2 चार्जेस हैं तो देखो, एक लेयर के कारण अवे, दूसरी लेयर के कारण अवे, तो बोलो दोनों जुड़ जाएंगे तो ई नेट मिलेगा एक लेयर से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 लेयर का जोड़ दोगे तो कितना जाएगा? सिग्मा बाई, वो मैंने तुम्हें बता भी दिया था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। याद रहेगा बेटा? वेरी गुड। अगर याद है तो हमें बहुत आसानी से आंसर्स आ जाएंगे। दूसरी बात, कैसी फील्ड होती है ये? तो ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है, मतलब इसकी वैल्यू हर जगह सेम होती है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होती है। तो शीट की फील्ड डिस्टेंस पर इंडिपेंडेंट होती है। उसका कारण क्या है? जो फील्ड लाइन शीट से निकलती है बिल्कुल सीधी जाती है, तो सीधी जाती है तो फील्ड लाइन्स के बीच सेपरेशन नहीं रहता, ना बढ़ता है ना घटता है, और इसीलिए फील्ड लाइन्स एक कांस्टेंट सेपरेशन मेंटेन करके आगे बढ़ती है, इसलिए ये यूनिफॉर्म होता है। याद हो जाएगा। अब इसी थिन शीट को लेकर के हमसे सवाल पूछा गया, तो देख लेते हैं सवाल कब कब पूछा गया है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से नीट में आपसे क्वेश्चन शायद पूछा गया है, अगर पूछा गया है तो मैं भी आपको करवा देता हूँ, है ना। नीट से सवाल नहीं है तो मेंस से क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं मेंस के सवाल आपको करवा देता हूँ। तो मेंस में शीट के क्या क्या सवाल हैं देख लेते हैं। 49 रिसेंटली जो सवाल आया, ठीक है। 49th क्वेश्चन है 2025 में है मेंस में इस टॉपिक को यूज़ करके, ठीक है ना। तो मेंस में कब आया? 2025। ये सीरीज़ बहुत कमाल की है, इसमें मैं तुम्हें कंप्लीट नॉलेज पीवाईक्यू की मेंस और नीट की दे दूंगा। और जहाँ तक मैंने समझा है बहुत आसानी से तुम बहुत ईजिली तुम 40 क्वेश्चंस के अराउंड तो पहुँच ही जाओगे बिना किसी बहुत ज़्यादा मेहनत के। कंटेंट रिड्यूस्ड रहेगा, लेकिन जितना रहेगा बहुत फोकस्ड कंटेंट होगा, तो बस तुम्हें उसको लर्न करना है, टॉपिक टू टॉपिक अप्लाई करना है और उसको याद रखना है, क्योंकि जो याद रहता है अल्टीमेटली वही सवाल तुम सही कर पाते हो। उम्मीद है मेरी बातें तुम समझ रहे होगे, तो तुम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करो। और तुम किसी भी क्लास में हो, अगर तुम 12th में हो तो तुम नीट के बारे में जानना चाहते हो कि पूरे सिलेबस से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस किस तरह के फ्रेम होते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल तक जुड़ें ताकि हम मिल करके एक अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर पाए नीट इजी टू क्रैक चैनल पे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, तो मेंस 2025 में इस टॉपिक को यूज़ करके क्या क्वेश्चन है, देखो एक सवाल है। उन्होंने हमसे क्या किया, उन्होंने एक शीट ली, ठीक है ना, और ये जो शीट ली है इसको सिंगल लेयर्ड लिया है, तो ध्यान रखना ये सिंगल लेयर्ड शीट है, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा की दी गई है। उन्होंने कहा है हमने देखा एक थ्रेड से एक पेंडुलम बांधा गया, पेंडुलम पर जो चार्ज की वैल्यू थी वो +10 माइक्रो कूलाम की थी, रस्सी से बांध दी, और यहाँ आके 45 डिग्री पर 1 मीटर की स्ट्रिंग की लेंथ है और दिस एंगल इज कॉल्ड 45 डिग्री। ये क्वेश्चन है हमारा। तो उन्होंने कहा है जब ये इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है ना, तो मुझे आप चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बता दीजिए, मतलब हमें सिग्मा की वैल्यू को फाइंड करना है क्या होगा, जबकि ये पेंडुलम आपका इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। मुझे बताओ अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो मेरे ख्याल से इस तरफ क्या लग गया, तुम कहोगे एफ ई लग गया, ठीक है ना। इधर क्या हो गई, टी हो गई, ये क्या बन गया, टी कॉस 45, ये क्या बन गया, एम जी, और ये क्या बन गया, टी साइन 45, ठीक है ना। याद रहेगा, टी साइन 45। उम्मीद है समझ पाओ। और तुम्हें मास जो दिया गया है चार्ज पर, वो मास दिया गया है 100 मिलीग्राम। समझ पाओगे क्या करना है? बिल्कुल समझ पाओगे क्या करना है। टी कॉस थीटा बराबर एम जी एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई। अब सवाल है व्हाट इज द एफ ई, तो आप याद रखो हमें एफ ई का एक फार्मूला और तो मिलता है कि चार्ज इनटू उस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है कि नहीं? बिल्कुल। जरूरी थोड़ी एफ ई के लिए आपको हमेशा 2 चार्जेस दे, भाई वो भी ये बोल सकता है एक चार्ज है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई में प्लेस्ड है, बताओ कितना फोर्स होगा उस चार्ज पर,
तो फील्ड की इंटेंसिटी उस जगह की इंटू चार्ज, मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब है तो फोर्स निकालने के दो फ्रेम हो गए, एक तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दूसरा F बराबर QE, ठीक है ना। मतलब जिस जगह चार्ज रखा है वहाँ की एक इंटेंसिटी देख लो, मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज मिल गया। तो मुझे बताओ जिस जगह पर चार्ज है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, शीट की है। तुम कहोगे सर चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन अपनी फील्ड के कारण कोई अपने ऊपर चार्ज एक्सपीरियंस नहीं करता। तो चार्ज मुझ पर है तो फील्ड किसी और की होगी, तब मैं फोर्स एक्सपीरियंस करूँगा, ठीक है। अब मैं अगर एफ की वैल्यू को देखूँ तो मैं एफ बराबर क्यू ए लिखूँगा। व्हाट इज एफ क्यू ई की जगह पे एक लेयर है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या ये एफ आ गया। बस बेटा आपका काम हो गया। यहाँ से टी सॉल्व कर लो पहली इक्वेशन से, इस टी को यहाँ पुट कर लो, एफ की वैल्यू पुट करो, सेकेंड में रख दो, सॉल्व कर लो, क्या मिल जाएगा आपको, अपना आंसर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ तक रोक देता हूँ क्वेश्चन, तुम अभी वीडियो को पॉज करके आंसर निकाल लो। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन से मास और जी रख करके cos 45 1/√2 रख करके टी निकालोगे, टी को यहाँ रखोगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से एम जी बाई टी की जगह पे तुम क्या प्लेस करते हो, एम जी बाई cos 45, तो मेरे ख्याल से एम जी इंटू 1045 आ जाएगा। तो तुम सेकेंड्स में फिर 2025 में उन्होंने हमसे सवाल पूछा इसी टॉपिक से कि उन्होंने कहा कि एक सवाल तो अपने वो इक्विलिब्रियम वाला कर लिया है ना, एक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हो गया। अब 25 में एक सवाल और आया कि उन्होंने कहा मेरे पास दो शीट है, कंडक्टिंग शीट है, एक पर प्लस सिग्मा है और एक पर दो चार्ज डेंसिटी है -2 सिग्मा है, इनके बीच की सेपरेशन स्मॉल डी है, एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू जस्ट मिडिल में रखा गया है बीच में, तो सीट से कितनी दूरी पर चला गया है, D/2 दूरी पर ये आ गया। तो दोनों सीट से वो बिल्कुल बीच में रखा गया है। उन्होंने कहा है इस सीट पर आप नेट फोर्स बता दो। सोच के देखो बेटा, पहले मैं क्या करता हूँ, अपना सबसे सिंपल काम जो मुझे पता है, जो मैंने आपको बताया, तो आप बोलो कि भैया ने जो बताया है बिल्कुल वही काम करना है। क्या करना है, देखो प्लस क्यू को देखो, प्लस सिग्मा, तो प्लस सिग्मा के कारण इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, दिस इज कॉल्ड E1 अवे फ्रॉम द सीट। माइनस के कारण कैसी होगी, टूवर्ड्स द सीट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, E2। अब आप क्या मानोगे, अब मीन्स ने ये नहीं कहा कि ये डबल है या सिंगल लेयर्ड है, तो आपको हमेशा कंडक्टिंग शीट दे तो क्या मानना है आपको आप मान लेना थिन शीट मान के सवाल कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्या मान के, थिन शीट मान लेते हैं हम, डबल लेयर्ड मान करके सवाल करेंगे तो उन्होंने आपको बचाने के लिए आपको उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो आप सिंगल लेयर्ड मान के सवाल करोगे। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ई नेट निकाल देता हूँ। ई नेट इक्वल टू, क्योंकि दोनों की दिशा सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लस माइनस के साथ जोड़ दिया, E1 कितना आ गया सिंगल लेयर्ड मान के, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 कितना होगा सिग्मा, तो इसका सिग्मा कितना है 2F सिग्मा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट सिंगल लेयर्ड मान के। आपको यहाँ 2 सिग्मा क्यों हो गया, क्योंकि चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा थी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया बेटा 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब बोलो फोर्स बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे कितना चार्ज है वहाँ पे और उस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। ओके, चार्ज कितने का है, प्लस क्यू का है, इंटेंसिटी 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया 3 क्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये इसी टॉपिक से मेंस ने पूछा। इसका मतलब मेंस को भी अगर कोई बच्चा पढ़े, थोड़ा सा फोकस करके पढ़े, तो बहुत आराम से मेंस को क्रैक कर सकता है, क्योंकि वो टफ नहीं पड़ेगा उसके लिए। आई होप आप ये बातें समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे इसी पर आप मेंस में और सवाल देखोगे तो इसी बिल्कुल शीट के ही सवाल को उन्होंने रिपीट किया हुआ, तो मैं करा नहीं रहा, अब मैं आगे चल रहा हूँ। तो 2 मेंबर ये हो गए, टोटल 6 हो गए। नेक्स्ट आते हैं मेंबर नंबर 7 पे, ठीक है ना। हमारा 7वां मेंबर क्या है, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिंग स्फेयर। ओके, अब कंडक्टिंग स्फेयर है या कैसा हो, चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूले होते हैं। कारण क्या है दोनों के लिए, आप कोई भी कंडक्टर ले लो, आप देखोगे चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, आप इसको जो भी चार्ज दोगे, ये चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे रहेगा, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, भले ही सॉलिड ही क्यों हो। तो एक कॉन्सेप्ट है, जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वैसा ही सेम बिहेवियर होता है। तो चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, एक ही आंसर आपको करना है। इसी में एक और ऐड कर देता हूँ, हॉलो नॉन कंडक्टर। ओके, हॉलो नॉन कंडक्टर, तो 3 के लिए, सॉलिड या हॉलो कंडक्टर या हॉलो नॉन कंडक्टर। इसकी रेडियस मैं मानता हूँ r है, पहली इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज इस पर कितना है प्लस क्यू का है। ओके, तो पहली इलेक्ट्रिक फील्ड जब डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा, ये डिस्टेंस कहाँ से मेजर्ड है, फ्रॉम सेंटर, ये उस पॉइंट की दूरी है सेंटर ऑफ स्फीयर से जिस पर हमें ई बताना है। तो अगर उस पॉइंट की दूरी रेडियस से ज़्यादा है, मतलब वो आउटसाइड पॉइंट है, तो स्फीयर के आउटसाइड क्या वैल्यू होगी, बिल्कुल आसान है, ई आउटसाइड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। दूसरा एट सरफेस, कि सरफेस पे कितना होगी जब डिस्टेंस रेडियस के क्या रहे, ये डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर्ड है, फ्रॉम द सेंटर। तो आप बोलोगे ई सरफेस इज इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, और थर्ड ई इनसाइड
डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ पॉइंट रेडियस से कम होगा तो ई इनसाइड, याद रखिएगा ई इनसाइड 0 होता है। कारण क्या है, जब आप इस पर कॉस अप्लाई करते हो तो जब आप लूप बनाते हो गॉसियन लूप तो क्यू इनक्लोज कितना रहता है 0, क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, इसलिए ई इनसाइड 0 होता है। आपसे कहे ग्राफ कैसा होगा, बेटा जी नीट ने सवाल पूछा है, आप कर लेंगे, आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद डिस्टेंस, अंदर कुछ नहीं मिलेगा, तो जब पोजीशन रेडियस के बराबर होगी तब ई मैक्स होगा और फिर रेक्टेंगुलर हाइपर बोलो आपको ये ग्राफ मिलेगा। तो अंदर अंदर ई 0 रहता है, बाहर बाहर ई इनवर्सली 1/r² पर होता है और सरफेस पर ई क्या रहता है, मैक्स होता है। याद हो जाएगा। तो ये इतना है। अब इससे क्या होगा, कभी भी तुम देखोगे, कभी भी कोई सवाल आएगा ना तो तुम्हें लगेगा कि हाँ अगर कंडक्टर से है तो यहाँ से क्वेश्चन आया होगा, यहाँ से आया होगा, तुम आराम से कर सकते हो। आई होप तुम्हें समझा गया होगा। नेक्स्ट क्या है, तो याद रख लो कंडक्टर कोई सा भी हो, सॉलिड या हॉलो हो, और हॉलो नॉन कंडक्टर हो तो एक ही फार्मूले होते हैं। कई बार क्या करेगा, आप कुछ नहीं करेगा, फार्मूले को चेंज करेगा। वो कैसे चेंज करेगा, देखो आपको बस बेवकूफ़ बनाना चाहेगा, बट हम तो है नहीं बेवकूफ़, तो हम बनेंगे भी नहीं। वो तुमसे कहेगा नहीं तुम क्यों कैटर में याद करके आए हो, मैं तुमको दूंगा ही नहीं। अच्छा बोलो इसके पास कौन सी डेंसिटी है, अगर अभी मैं पूछूं कि इस स्फीयर के पास डेंसिटी के नाम पे क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इस फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज। देखो नियम क्या है, अगर चार्ज लाइन पर अरेंज है तो लीनियर चार्ज, सतह पर अरेंज्ड है तो सरफेस चार्ज, और अगर पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब बताओ यहाँ चार्ज क्या है, तो स्फीयर के सरफेस पे है ना, कौन सी डेंसिटी, सरफेस चार्ज, कौन सी, सिग्मा क्यू बाई एरिया 4πr²। करना क्या होगा, तो सिग्मा इक्वल टू मैंने लिख लिया कितना चार्ज है अपॉन 4πr²। कैसे कन्वर्जन करोगे, तो रटना नहीं है इसको, जहाँ जहाँ क्यू है तुम्हारे फार्मूले में, तुम्हारे फार्मूले है ना, तुम्हारे फार्मूले सब है, तो जहाँ जहाँ इन फार्मूले में क्यू है तो वहाँ वहाँ क्या करोगे तुम, वहाँ तुम लिख दोगे क्यू की जगह पे सिग्मा इंटू 4πr² और तुम्हारे आंसर्स बन जाएंगे। ठीक है भाई, याद हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो मुझसे कहे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई सरफेस, ओके, तो मैंने कहा ठीक है आसान है, क्यू 1/4πε0 के हो गया, क्यू अपॉन r² हो गया। उसने कहा नहीं सिग्मा के टर्म में बताओ, तो जहाँ क्यू था वहाँ क्या लिख दिया, सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन 4πε0 r²। आई थिंक सब कट गया, क्या बच गया, सिग्मा बाई ε0। दिस इज कॉल्ड ई सरफेस। क्या टफ है, बिल्कुल नहीं। याद करना है, बिल्कुल नहीं, ड्राइव कर लेना रिक्वायरमेंट हो तो। अब सवाल देखो, एक सवाल अब और क्या चेंज कर सकता है, बोलता है नहीं मैं तुमको पोटेंशियल की बात करता हूँ, तो ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू होता है v/r, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई एट द सरफेस, तो कहोगे वी सरफेस अपॉन आर, कोई डाउट की बात नहीं है, आप प्लेस करोगे वापस से आ जाएगा। अब देखो टेस्ट के सवाल का नेचर, ऐसा नीट ने नहीं पूछा। टेस्ट ने क्या किया तुमसे, टेस्ट ने तुमसे सवाल पूछा, क्या पूछा देखो, सवाल पूछा गया कि मैं 2 स्फेयर्स लेता हूँ, ठीक है ना, मैं 2 स्फेयर्स लेता हूँ, दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, लेकिन एक की रेडियस r2 है, एक की r1 है। बताइए ई सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। तो बोलो अगर 2 स्फेयर्स का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो मैं सिग्मा बाई ε0 मतलब 1:1 का होगा। लेकिन अगर यहीं पे कहता 2 स्फेयर से दोनों पर चार्ज सेम है तो मैं यूज़ करता k3/r², 1/r² पर चला जाता। वो बोलता 2 स्फेयर से दोनों का पोटेंशियल सेम है सरफेस का, तो E1 का क्या रेशियो होगा, तो 1/r। इसका मतलब तुम E के ही रिलेशन को देखोगे सरफेस पर तो 1/r² पर मिलेगा। A इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ R एंड A इज़ इनवर्सली डिपेंड्स ऑन R। कब कब, पहला जब चार्ज सेम हो कंपेयर करने के लिए, दूसरा जब सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो, तीसरा जब पोटेंशियल सेम हो गया। अब पूछो अपना सवाल, हमसे पूछो, आप सवाल पूछो, मैं आपको आंसर देता हूँ। क्लियर हो गया, तो ये है। तो अगर बेटा आप इतना याद कर गए, क्या है फिर तो अपने को नीट क्लियर हो गया ना, हो गया। जाओ इतना याद करो, सुकून से रिवाइज कर करके चाय पी के, कॉफ़ी पी के, रात में दिन में रिवाइज करके, नोट्स बना के, बार बार रिपीट करके काम अपना हो जाएगा। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड कंडक्टर। नेक्स्ट क्या आते हैं, आई होप समझ में आ गया वो। तो कन्वर्ट करना होगा कभी क्यू को सिग्मा में, प्लीज़ कर लेना, कर लेंगे हम। ओके, नेक्स्ट आते हैं, पहले मैं पूरा करा देता हूँ, मैं सवाल फिर ले लूँगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सॉलिड, लास्ट है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है,
ठीक है, अरे ठीक है, ओके। अब सॉलिड नॉन कंडक्टर क्या होगा देख लेते हैं। तुम सॉलिड नॉन कंडक्टर में जो भी चार्ज दोगे वो सारा का सारा चार्ज कहाँ होगा, इस स्फीयर पर होगा, सतह में या पूरे मैटर में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पूरे मैटर में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मतलब एक सॉलिड बॉल ले लो, तो बॉल के अंदर मैटर होगा ना, तो हर जगह चार्ज प्रेजेंट होगा। अब बात कही कि कितना चार्ज लिया क्यू और इसकी रेडियस कितनी ले ली है, तो देख लेते हैं इसकी रेडियस। एक पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, कौन सा पेन ले लूँ, ब्लू ले लेता हूँ, आई होप सही होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट इज, और रेडियस इसकी मानी है मैंने कैपिटल आर, ठीक है ना, ओके। पहला पॉइंट वही बेटा, पहला पॉइंट क्या होगा, आउटसाइड होगा, तो अगर आउटसाइड है तो जो आर होगा वो रेडियस से ज़्यादा होगा। आर कहाँ से मेजर करोगे, याद रखना बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, आर तुम्हें मेजर करना है फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर से पॉइंट की दूरी को। अब फार्मूला देखोगे तो फार्मूले में कोई फ़र्क नहीं है, ई आउटसाइड वही फार्मूला है, क्या है, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है ना। देखोगे आउटसाइड तो 1/r², जैसे जैसे दूर जाते जाओगे स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी। दूसरा क्या होगा, एट सरफेस, कि सरफेस पर कितनी वैल्यू है, उसके लिए डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस के बराबर सेंटर से पॉइंट की। तो अब ई सरफेस क्या हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू बाई r²। अरे मैं तो देख पा रहा हूँ कि दो फार्मूले बिल्कुल वही हैं जो फार्मूले मुझे अभी कुछ देर पहले पढ़ाए गए थे। इसका मतलब है चाहे सॉलिड हो, चाहे हॉलो हो, कंडक्टर हो, नॉन कंडक्टर हो, बाहर और सरफेस की वैल्यू सेम होगी। प्रॉब्लम कहाँ होगी, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यही सवाल। अब इनर साइड की ई इनसाइड, इनसाइड क्या होता है, जब डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से कम हो, तो आप कहोगे ई इनसाइड कितना होता है, आप लिखोगे के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यू। बहुत ही बेसिक और अच्छे फार्मूले में माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखोगे अंदर की तरफ ई डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन आर होगा, मतलब जैसे जैसे तुम सेंटर से तुम सरफेस की तरफ जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार इंक्रीज करेगी। तो जब ग्राफ तुम बनाओगे सॉलिड का, तो अब अंदर जीरो नहीं होगी, बल्कि आर इक्वल टू जीरो से लगातार ई बढ़ेगा स्ट्रेट लाइन में, और सरफेस पे आकर के ई मैक्स कर जाएगा, और फिर बाहर की तरफ ई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो बाहर की तरफ तो यही फार्मूला बनेगा 1/r², अंदर अंदर ई डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन आर। तो याद रखेंगे। तो अब नीट से भी रिसेंटली सवाल आया हुआ था और मेंस में भी काफ़ी सवाल इसके हैं, तो मैं अब क्वेश्चंस ले लेता हूँ। अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट हो गया, तो अब तक हमने एक चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट का जो कि नीट के हिसाब से है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलॉम्स लॉ, ये अपन ने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। इसमें मैंने गॉस को इंक्लूड नहीं किया है, तो मैं गॉस डिस्कस करूँगा, लेकिन बिल्कुल लास्ट में करूँगा, अभी नहीं। पहले हम पोटेंशियल वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद गॉस को पढ़ेंगे। गॉस अभी इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि वो सवाल आते नहीं है जल्दी, लेकिन जितना यूज़ का है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल है, अब एनसीईआरटी ने पूछा, नीट ने 2019 में उन्होंने सवाल पूछा है कि हमें सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, उन्होंने सवाल में कहा है, तो उसका ग्राफ बना दीजिए। क्या बना दीजिए, ग्राफ। तो ग्राफ क्या आपके सामने है, बिल्कुल यही ग्राफ है जो नीट 19 में पूछा गया था, कोई डाउट बिल्कुल नहीं। एक सवाल बहुत पहले जब मेंस होता था तब यहाँ से पूछा गया था, और वो सवाल था कि उन्होंने कुछ नहीं कहा था, तो कुछ नहीं कहा तो हम क्या मानेंगे, सॉलिड नॉन कंडक्टर मानेंगे। अगर कुछ नहीं कहा है तो सॉलिड नॉन कंडक्टर है। अब हम क्या करेंगे, उन्होंने कहा था कि बता दीजिए रेशियो एट आर इज इक्वल टू 3r/2 एंड एट डिस्टेंस इज r/2, जहाँ पे r क्या है, उसकी रेडियस है। तो सोचो ये आउटसाइड हो गया, ठीक है ना, ये इनसाइड हो गया। अरे भाई आर से ज़्यादा है तो आउटसाइड, आर से कम है तो इनसाइड। क्या रेशियो ले सकते हो, बिल्कुल। क्या ले लोगे, ई इनसाइड अपॉन ई आउटसाइड। इनसाइड के लिए के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब, आउटसाइड के लिए के क्यू बाई स्मॉल r²। तो फिर इनसाइड के लिए इसको प्लेस कर दो, आउटसाइड के लिए आर की जगह पे ये प्लेस कर दो, सॉल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जो भी सवाल पूछे गए हैं मोस्टली वो पूछे गए हैं कि रेशियोज़ बता दो या इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर क्या होगी, तो ये जान करके कि कौन सा पॉइंट बाहर है कौन सा अंदर है हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आप भी ये सारे सवाल कर लीजिए। मेंस के कुछ सवाल मैं आपको करवा देता हूँ जो कि इस पर बेस्ड है, लाइक कि 2023 में सवाल आया हुआ था, तो 2023 में फिर 76 सेम सवाल है जो कि नीट ने आपसे पूछा था 19 में। तो मेंस 23 में यही सवाल है, उन्हें कहा था कि आप ग्राफ बता दो सॉलिड का, तो कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो ये कुछ सवाल थे, और एक सवाल और देख लेता हूँ आपके लिए, 151, ठीक है ना। तो हाँ जी, ये भी वही सवाल है कि आपको ग्राफ ही बताना था। मुझसे मेंस में जो सवाल है वो ग्राफ क्या है या रेशियो क्या है, तो दो ही सवाल हैं, या तो तुम्हें इनसे ग्राफ पूछ लेता है या तो तुम्हें रेशियो पूछ लेता है,
या तो कहीं पर तुम्हें वैल्यू पूछ लेता है। तो जैसा सवाल हो वैसा काम कर लेना, तुम्हारा आंसर्स बनते चले जाएंगे। तो ये अभी तक हमने 2 टॉपिक को कंप्लीट किया है, ठीक है ना। तो आप ये कंप्लीट कर लीजिए। आप अब नीट के PYQs और मेंस के PYQs कर लीजिए। अगर आपके पास मेंस की कोई PYQ की बुक है तो मैं रेफरेंस ले लेता हूँ। मेरे पास MTG की एक बुक है और मेंस की 25 तक की। तो अगर आपके पास भी वही तो मैं रेफरेंसेस भी लिख दूंगा कि मेंस के मैं कौन कौन से सवाल डिस्कस कर रहा हूँ, लिख दूंगा। आप वहाँ से जाके देख लेना, ठीक है ना। और एक समय के बाद आपको मैं ये प्रिंटेड फॉर्म में मैं जितने सवाल यहाँ कराऊंगा सीक्वेंस में टॉपिक टू टॉपिक, मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। आप वहाँ से निकाल लीजिएगा तो आपके सामने सवाल भी सारे मिल जाएंगे और आपके सामने कॉन्सेप्ट भी होंगे, ठीक है ना। तो इतना कर लीजिए, फिर आपसे मिलते हैं।